नमस्कार, स्वागत है आपका खरा सौदा में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सतवर्तम और मेरे साथ हैं मुंबई स्टूडियो से मेरी दोस्त योगी अशेषा हैं और इसके अलावा सृष्टि शर्मा भी हमारे साथ है। कल बाजार में हमने तेज गिरावट देखी, हालांकि आखिरी घंटे तक आते आते थोड़ी सी रिकवरी आ रही थी, लेकिन अडानी शेयरों ने बाजार का मूड खराब करने का काम किया। बाजार के लिए कुछ दिक्कतें पहले से चल रही थी, एफआईएस की बिकवाली हो या फिर जो पॉलिटिकल टेंशन हो। ऐसे में आज आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? हालांकि गिफ्ट निफ्टी संकेत दे रहा है, करीब 80 अंकों पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। क्या गिफ्ट निफ्टी को फॉलो करके आपको तेजी का सौदा लेना चाहिए या फिर अभी बाजार में उछाल पर बिकवाली की ही रणनीति ज्यादा पैसे बनाकर आपको देगी? ये सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे। शुक्रवार का दिन भी है, थोड़ा सा ओवरनाइट लोग पोजीशन रखना पसंद नहीं करते हैं जब थोड़ी अनिश्चितता का, अस्थिरता का माहौल हो। ऐसे में आपको हम गाइड करेंगे। अगले 2.5 घंटे तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक एक करके सारी की सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे, इंडेक्स पर व्यू रखेंगे, खबरों वाले शेयर लेकर आएंगे और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कौन सी शेयरों को लेकर आई है ये भी आपके लिए हम लेकर हाजिर करेंगे। लेकिन चलिए पहले देख लेते हैं वो 4 बड़े ट्रिगर जिन पर आज बाजार की नज़र रहेगी और आपकी नज़र भी ज़रूर रहनी चाहिए। वो बाजार की दिशा भी आज के सत्र में तय करेंगे। ग्लोबल संकेत आज के लिए हमें फिलहाल ठीक ठाक दिख रहे हैं, क्योंकि डाउ में कल हमने 462 अंकों की बढ़त देखी है। नैस्डैक सपाट बंद जरूर हुआ है, लेकिन लोअर लेवल से रिकवरी बड़ी सॉलिड रही है, करीब 250 अंकों के आसपास की। तो और गिफ्ट निफ्टी संकेत अच्छी दे रहा है, तो ये निश्चित तौर पर एक अच्छी चीज़ है। लेकिन एफआई की बिकवाली लगातार जारी है। कल जो आंकड़े आए हैं करीब 5000 करोड़ रुपए के आसपास के आए हैं, तो बीच में जो घट के 1400-1500 करोड़ रुपए के आसपास से बिकवाली आ गई है। अब फिर से एक निराशा का माहौल वहाँ से आ रहा है। लेकिन जिस तरह से रूस और यूक्रेन में युद्ध थोड़ा सा और बढ़ गया है, दोनों देशों ने एक दूसरे पर मिसाइल से हमले किए हैं, एडवांस मिसाइल से। और रशिया ने तो अपने एक मिसाइल की इनफैक्ट टेस्टिंग ही कर दी है, मतलब यूक्रेन पर उससे हमले करके। तो उसके चलते माहौल थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है और ब्रेंट क्रूड के हम दाम देख रहे हैं कि $74 के ऊपर पहुंच गए हैं। धीरे धीरे करते करते $70 से ऊपर आ गए काफ़ी ज़्यादा। हालांकि अभी भी हमारे कंफर्ट रेंज में है, लेकिन ये कि हाँ, चिंता की बात ज़रूर है ग्लोबल अस्थिरता का बढ़ना। एसबीआई का शेयर कल हमने देखा कि गिरावट का शिकार हुआ, 4-4.5% तक टूटा था, थोड़ा थोड़ा रिकवर करके ऊपर आ रहा था। 2.5% आखिरकार ही नीचे बंद हुआ, 800 रुपये के नीचे फिर से फिसल गया है। दरअसल कल चिंता ये भी सता रही थी कि अडानी ग्रुप में जो बैंक का जो एक्सपोजर है उसको लेकर थोड़े निवेशक चिंता में दिखे। लेकिन जेफरीज का खरीदारी की राय आई है, भरोसा बरकरार है और लक्ष्य दिया है जेफरीज ने 1030 रुपये का एसबीआई के शेयर के लिए। एनटीपीसी ग्रीन, आज इसके आईपीओ का आखिरी दिन है। लगभग पूरा ये इशू भर गया है, तो आईपीओ का एक्शन चल रहा है और कुछ बड़े जो दिग्गज निवेशक हैं, जो बड़े जानकार हैं, उनको तो ये भी चिंता सता रही है कि आईपीओस भी थोड़े से लिक्विडिटी बाजार से सक कर रहे हैं और बाजार को ऊपर आने में जो बड़ी बाधा है ये भी एक बन रहे हैं। लेकिन जिन्होंने पैसे लगाए होंगे उम्मीद करेंगे कि आगे चल के ये लिस्टिंग इसकी ठीक ठाक हो। हालांकि ये अभी तक पूरा भरा है, देखते हैं कि आज आखिरी दिन किस तरह का रिस्पॉन्स एनटीपीसी ग्रीन के आईपीओ को लेकर आता है। बिल्कुल, तो ये 4 बड़े संकेत जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए और बड़े ट्रिगर्स। लेकिन इसके अलावा ग्लोबल बाजारों से कैसे संकेत निकल कर आ रहे हैं उस पर भी नजर डालते हैं। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 90 अंकों की तेजी के साथ कारोबार, पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए निकल कर आ रहे हैं। अमेरिकी बाजारों की बात करें तो वहां पर भी कल हरे निशान में कारोबार था। एशियाई बाजारों पर सबसे पहले फोकस करते हैं। जापान का इन्फ्लेशन डेटा आया जो अनुमान से थोड़ा सा कमजोर था। 2.3% इन्फ्लेशन बढ़ा है सालाना आधार पर। जापानीज मार्केट में तेजी दिखी है 300 अंकों की। वही कोरियन मार्केट की बात करें तो कॉस्पी यहां पर भी 1% से ज्यादा की तेजी। चीन के बाजार सपाट है, लेकिन हांगकांग यानी हैंगसेंग इंडेक्स की बात करें तो यहां पर भी 0.5% की तेजी निकल कर आई है। अमेरिकी बाजार कल हरे निशान में बंद हुए। S&P 500
0.5% की तेजी दिखी। डाउ जोन्स 450 अंकों की तेजी के साथ बंद हुआ। वहीं नैस्डैक भी हरे निशान में बंद होता हुआ नजर आया। टेक्नोलॉजी शेयरों में कल गिरावट दिखी। याद रखिए, अल्फाबेट इस स्टॉक में करीब 4 से 5% की गिरावट तो दिखी ही, लेकिन आफ्टर मार्केट ट्रेड में भी करीब 1 से 2% तक स्टॉक फिसला। रेगुलेटरी कंसर्न्स के चलते अल्फाबेट में गिरावट दिखी और इसी के चलते पूरे टेक्नोलॉजी सेक्टर पर कल अमेरिकी बाजारों में दबाव दिखा। लेकिन आज सुबह यूएस फ्यूचर्स की बात करें तो यहां पर थोड़ी सी नरमी निकल कर आई है। S&P 500 फ्यूचर्स गिरावट के साथ कारोबार। नैस्डैक 100 फ्यूचर्स और डाउ जोन्स फ्यूचर्स भी लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। इसी के साथ जॉबलेस क्लेम्स का डेटा आया जो काफ़ी स्टेडी था, तो वहाँ से कोई मैक्रो कंसर्न्स नहीं निकल कर आए। यूरोपियन बाजारों की बात करें तो यहाँ पर भी तेज़ी दिखी। कैक 0.2% की तेज़ी के साथ बंद। डैक्स और फुटसी में भी आधे से 1% की तेज़ी कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। लेकिन कमोडिटीज़ याद रखें, यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से एक्शन रहा है। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के चलते कच्चे तेल में $70 पर बैरल से आसपास से अच्छी खासी तेज़ी दिखी है। ब्रेंट क्रूड दूसरे दिन लगातार तेज़ी, $74.5 पर बैरल के आसपास, और WTI क्रूड भी $70 पर बैरल के पार निकलता हुआ। वही प्रेशियस मेटल्स बाजारों की बात करें तो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के चलते सभी निवेशक सेफ हेवन की तरफ खरीदारी करते हैं, जिसके चलते सोने और चांदी में पिछले कुछ दिनों से तेजी दिखी है। सोने में 5वें दिन लगातार कल तेजी दिखी। $2680 पर आउंस के आसपास ट्रेड करता हुआ, और चांदी की बात करें तो यहाँ पर भी $30.5 पर बैरल के आउंस के आसपास। यानी प्रेशियस मेटल मार्केट में पिछले कुछ दिनों से तेजी है, कल भी वो कंटिन्यू होती हुई नजर आई। तो ज्यादा कुछ चिंता के संकेत नहीं निकल कर आ रहे हैं ग्लोबल बाजारों से। और गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर भी ओपनिंग पॉजिटिव में हो सकती है, ऐसे संकेत निकल कर आ रहे हैं। लेकिन अभिषेक, पिछले कुछ दिनों की बात करें तो याद रखें नरमी का माहौल है और आज शायद पॉजिटिव ओपनिंग दिख सकती है। निफ्टी और बैंक निफ्टी लेवल्स पर आपका क्या नजरिया होगा और कौन से लेवल्स पर हमें नजर रखनी चाहिए? आशीषा, देखिए, शायद जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है शायद उस तर्ज पर आज शुरुआत हो भी जाए, लेकिन सवाल यह है कि सस्टेन कर पाएंगे या नहीं, ये एक बड़ा प्रश्न है। और वो इसलिए कि आप जैसे बता भी रही थी कि जियो पॉलिटिकल टेंशन बाजार के लिए है। आज शुक्रवार का दिन है, लोग कितने भरोसा दिखाएंगे बाजार में, ये देखने वाली चीज़ ज़रूर होगी। लेकिन ये ज़रूर है कि देखिए, वैल्यूएशन वाली जो बातचीत की जा रही थी कि वैल्यूएशन महंगे महंगे हैं, वो काफ़ी हद तक धीरे धीरे एडजस्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि अगर आप निफ्टी को देखेंगे 26,277 ये है रिकॉर्ड स्तर, वहाँ से करीब करीब 3,000 पॉइंट की एक तरफा फॉल एक तरह से हम कहेंगे वो आ चुकी है। प्रतिशत के लिहाज से 11 साढ़े 11% के आसपास का आंकड़ा बैठता है। कल अगर आप देखें, कल अडानी ग्रुप के स्टॉक्स को अगर छोड़ दें और उसमें ना आप रिलायंस को भी अगर निकाल दें, तो बाजार का ओवरऑल मूड इतना ज़्यादा ख़राब था नहीं। ब्रॉडर मार्केट में हमने देखा कि रिकवरी ठीक ठाक आई थी मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयरों में। तो आज ये देखने वाली चीज़ होगी। हालांकि कुछ कुछ कंसर्न्स हैं, वो बाजार को लगातार परेशान कर रहे हैं और निश्चित तौर पर अच्छी खबरों का अभाव है बाजार के लिए। रिजल्ट सीजन बीता है, ज़्यादा एक्साइटमेंट वहाँ से भी नहीं आया। जाते जाते कुछ कुछ नतीजे अच्छे ज़रूर आ गए थे, लेकिन अभी भी देखिए FIs की बिकवाली लगातार चल रही है। 36-37 तक लगातार एक तरफा सेल ऑफ है। ये 27 सितंबर के बाद से हमने आंकड़े खरीदारी का एक भी आंकड़ा नहीं देखा है। हालांकि DIs ऑफसेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक टेंशन बाजार को लगातार परेशान कर रही है। जियो पॉलिटिकल फ्रंट पर चीज़ें हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग बनी हुई हैं। क्रूड को लेकर भी, चाइना को लेकर बीच में वो रिपोर्ट्स आए थे, मतलब जेफरीज की कमेंट आए, CLSA की कमेंट आए, इंडियन इकोनॉमी को लेकर मूडीज़ के भी अच्छे कमेंट्स आए थे, सिटी ने भी अपना भरोसा दिखाया था। बट बावजूद उसके अब चूंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, भारतीय बाजार में कोई अच्छी खबर आनी पड़ेगी। ये सिर्फ रिपोर्ट से काम नहीं चलेगा। कोई पुख्ता, कोई बोल्ड, कोई जब तक चीज़ नहीं आएगी तब तक शायद वो मूव, हमें सस्टेनेबल मूव नहीं आएंगे। 1-2 दिन के मूव ज़रूर आ जाएंगे, लेकिन आगे के लिए कुछ कहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि 23,150-200 के रेंज में निफ्टी के लिए एक सपोर्ट दिख रहा है। लेकिन अब हम किस सपोर्ट पर भरोसा करें, क्योंकि एक एक करके सारे के सारे सपोर्ट्स बाजार ने ब्रेक किए हैं। हम 23,000 के मुहाने पर आकर खड़े हो गए हैं। निफ्टी बैंक 50,000 के आसपास है, 50,000 के आसपास ही उसका
सपोर्ट भी है। देखते हैं कि आज किस तरह की चाल होती है। हालांकि कल हमने देखा कि बैंकिंग शेयरों की सेहत थोड़ी सी कमज़ोर रही और उसमें सरकारी बैंक वाले जो शेयर है वो ज़्यादा कमज़ोर रहे हैं। एसबीआई या फिर बीओबी 2.5 से 3.5% के आसपास की गिरावट रही। उसके उलट अगर हम देखें, जो प्राइवेट बैंकिंग रहे, एचडीएफसी बैंक हल्की सी नरमी या फिर सपाट क्लोजिंग दी है। इसके अलावा आईसीसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, ये कुछ बैंक थोड़ी थोड़ी सी तेज़ी पर जाकर बंद हुए हैं। तो उतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस हमने निफ्टी बैंक में देखा नहीं। लेकिन अगेन चीज़ वही है, देखना पड़ेगा आज के सत्र में अगर ये जो ओपनिंग है ये ट्रांसलेट हो भी जाती है ना, तो इसको कितना राइड करना है। मुझे अभी भी लग रहा है, एक बार एक्सपर्ट्स अभी समझने की कोशिश करेंगे कि बाजार में जब तक कोई सस्टेनेबल मूव नहीं आते हैं तब तक सेल ऑन राइज की ही आपको रणनीति बना के चलनी चाहिए। एक दो दिन के आंकड़ों से कोई ट्रेंड रिवर्सल नहीं होता है और आज शुक्रवार है तो थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच लेकर ही बाजार में अपनी रणनीति बना के चलनी है। एक और खेमा है अडानी ग्रुप वाले शेयरों का, देखना होगा कि आज चाल कैसी होती है। हालांकि कंपनी की तरफ से सफाई भी आई है कि जो भी आरोप अमेरिका में लगाए गए हैं वो सारे के सारे आधारहीन हैं, बेबुनियाद हैं, उनमें कोई दम नहीं है। लेकिन कल इन्वेस्टर्स का भरोसा डिगा है। अडानी एंटरप्राइजेज में हमने 23% की गिरावट देखी है। ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ वेल्थ इरोड हो गए निवेशकों की। आज थोड़ा सा ना ये फोकस में रहेंगे, इस पर भी हम आगे बातचीत करेंगे, जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन ट्रेड के लिए ना मतलब मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई इस तरह की अपॉर्चुनिटी आपको खोजनी चाहिए। अभिषेक, आपने अपना व्यू तो शेयर किया ही, पर चलिए अब हमारे इन हाउस एक्सपर्ट के पास चलते हैं, क्योंकि आज हमारे साथ अंश जुड़े हैं जो कि डेरिवेटिव्स डेटा को क्लोजली ट्रैक करते हैं। आइए उनसे समझेंगे कि एफआईएस डीआईएस की पोजीशनिंग किस तरीके से बदली है ओवरनाइट, साथ ही अभी निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। अंश, वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो देखिए, हम जिस तरीके से डिस्कस भी कर रहे थे कि एफआईएस की लगातार बिकवाली जारी है कैश सेगमेंट में, बट अंश एक ये भी चीज़ हम कैच करने की कोशिश कर रहे थे, शायद ये बिकवाली का आंकड़ा कम होता हुआ दिख रहा है, पर कल फिर से एक सरप्राइज आता हुआ दिखा। ओवरनाइट क्या कुछ बदलाव हुआ है उनकी पोजिशनिंग में? बिल्कुल नेगेटिव फ्लो तो नज़र आ रहा है और कम भी होता हुआ दिखा है। पिछले सेशन में हमने देखा था कि 5,500 की बिकवाली हुई है। दरअसल ये 37 सेशन से कुछ बैक टू बैक बिकवाली हो रही है और इस 37 सेशन में हमने देखा कि करीबन कुछ 1.6 लाख की बिकवाली हुई है। नवंबर में देखें तो 40,000 करोड़ की बिकवाली हुई है। अक्टूबर में देखें तो वहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा की बिकवाली हुई थी। तो अगर ऐसा कंपेयर करें तो पिछले महीने और इस महीने में काफ़ी कम बिकवाली होती हुई नजर आए। तो इस महीने शायद वो 1 लाख का आंकड़ा क्रॉस ना करे। तो जो भी बिकवाली हो रही है डेली बेसिस पे हो रही है, लेकिन अगर मंथली बेसिस पे देखें तो बहुत कम होती हुई नजर आ रही है। सेम टाइम पे हम देख रहे हैं कि डीआई भी कंटिन्यूसली खरीदारी करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक अच्छा इक्विलिब्रियम बनता हुआ नजर आ रहा है। एक और पॉइंट यहाँ पर यह है कि जब बाजार ज़्यादा गिर जाता है, इतना गिरने के बाद बहुत ही कम बिकवाली होती है, तो वही हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आ सकता है। अब इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर में पिछले सेशन में हम देख रहे हैं कि थोड़े से लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट ऐड किए थे एफआईआई ने, कुछ 94 कॉन्ट्रैक्ट। शॉर्ट्स देखे तो यहाँ पे 9,600 के कॉन्ट्रैक्ट ऐड करते हुए नजर आए थे। तो पिछले सेशन में भी हमें थोड़ा बेरिश सेंटिमेंट बनता हुआ नजर आया था, लेकिन अगर टोटल लॉन्ग पोजीशन देखें तो अभी 25% पर है। और ये जो टोटल लॉन्ग पोजीशन है 20s लेवल में नवंबर के स्टार्ट से ही रहा है। तो यहाँ पे जो भी इनकी मेन बिकवाली हुई थी वो भी थमती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 20 लेवल्स में ही होवर करता हुआ नजर आ रहा है। तो कैश मार्केट में जैसे बिकवाली थोड़ी कम हो रही है, इंडेक्स फ्यूचर में भी जो उनका स्ट्रॉन्ग बेरिश सेंटिमेंट था वो भी कहीं ना कहीं घटता हुआ नजर आता है। तो ये एक पॉजिटिव होप थोड़ा नजर आ सकता है कमिंग सेशंस में। तो देखिए, हमने पोजीशनिंग तो ज़रूर समझ ली, पर अंश एक बार ये भी बताइए कि निफ्टी के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, क्या कुछ डेटा वहाँ पर बिल्डअप हो रहा है, क्योंकि कल मेजॉरिटी ऑफ द टाइम निफ्टी में वीकनेस ही रही और जो निचले स्तर से रिकवरी भी आई अंश वो बहुत ज़्यादा सब्सटैंशियल नहीं थी, जिसके कंपैरिजन में अगर हम निफ्टी बैंक को देखें तो निफ्टी के लिए क्या कुछ रणनीति आप देख रहे हैं और कौन से लेवल्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल, निफ्टी में पिछले सेशन में देखे तो सबसे पहले तो उसने 5 मंथ के लो लेवल को टच किया, तो बेरिश सेंटिमेंट बनता हुआ तो नज़र आ रहा है। स्पेशली निफ्टी में लेवल्स की अगर बात करें तो पहला सपोर्ट यहाँ पे 23,250 पर नज़र आता है, जो कि पिछले सेशन के लो के आसपास का है। तो वहाँ से एक खरीदारी होती हुई नज़र आ सकती है। अगर हम इसे तोड़ देते हैं तो नीचे सीधे जो साइकोलॉजिकल मार्क है 23,000 का, वहाँ पर काफ़ी अच्छा सपोर्ट बनता हुआ नज़र आता है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस भी ट्रेड हो रहे हैं। तो वहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस बनता हुआ
नजर आता है। रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे हमें 23,550 पर नजर आता है। इसके ही थोड़ा ऊपर 200 डे में भी है, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का जोन बनता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल 23,550 से लेकर 600 का ये 50 पॉइंट की रेंज में एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस हमें आज के सेशन में दिख सकता है, जहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ सकता है। अगर हम इसे तोड़ते हुए ऊपर जाते तो दूसरा रेजिस्टेंस सीधे हमें 23,800 मार्क पर दिख सकता है। इंडेक्स फ्यूचर की भी बात कर लेते हैं। पिछले सेशन में हम देख रहे हैं कि ओपन इंटरेस्ट 2% से गिरा था, लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ था, तो यहाँ पर भी एक नेगेटिव सेंटीमेंट बन रहा है, क्योंकि जो भी लॉन्ग बने हुए थे वो भी यहाँ पे कटते हुए नजर आए थे। इंडेक्स ऑप्शन की बात की जाए तो यहाँ पर भी थोड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट ही बन रहा है, क्योंकि सबसे एक्टिव कॉल राइटिंग हमें 23,400 पर ही नजर आती है। तो ऑप्शन ट्रेडर्स को यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आता है। बिल्कुल, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स जहां पर आपको नज़र रखनी चाहिए। अंश, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इसके अलावा बैंक निफ्टी, आपने निफ्टी की तो बात की, लेकिन बैंक निफ्टी पर कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे जहां पर हम अपनी नज़र रखें? बिल्कुल, निफ्टी बैंक की बात करें तो वैसे तो 3 सेशन के गेनिंग स्ट्रिक को ब्रेक करके लाल निशान में बंद होता हुआ नजर आया, लेकिन निफ्टी बैंक का काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पे पैटर्न बनता हुआ नजर आया है। पिछले सेशन में निफ्टी बैंक ने 200 डीएमए को टच किया और वहां से काफी अच्छी रिकवरी दी थी, और ये कुछ 4-5 महीने बाद हमने देखा था कि निफ्टी बैंक ने 200 डीएमए को टच किया था। अगर इसका हम चार्ट ला सकते हैं, जो हमने स्पेशल बनाया तो वो ले आते हैं स्क्रीन पर। निफ्टी बैंक ने जब भी 200 डीएमए को टच किया इस साल में, वहां पे थोड़ी देर थम के वहां से काफी अच्छा मूव दिया है। जनवरी में दिया था 4-5% का अप मूव, उसके बाद फेब में दिया था कुछ 13-14% का अप मूव। जून में भी देखे तो जो बड़ी बिकवाली हुई थी वो 200 डीएमए पर ही थमी थी, वहां से ही रिकवरी आई थी, वहां से 15% का अप मूव दिया था। तो हिस्टोरिकल डेटा अगर देखे इस साल का निफ्टी बैंक का, तो 200 डीएमए के साथ काफी अच्छा पॉजिटिव फेवर में नजर आ रहा है। पिछले सेशन में भी वहां पे लो बना था, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव होप्स बनता हुआ नजर आ सकता है। अगर लेवल स्पेसिफिक बात करें तो यहाँ पे पहला सपोर्ट हमें 50,000 का जो साइकोलॉजिकल मार्क है वहां पर नजर आता है। इसे तोड़ता है तो नीचे 49,500 पे दूसरा सपोर्ट, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देखे तो 51,000 पर नजर आता है। अगर इसके भी ऊपर जाए तो 51,500 पे दूसरा एम रेजिस्टेंस नजर आता है, जो कि ट्यूसडे का हाई भी है। ट्यूसडे का जो हाई बना था वहां से काफी स्ट्रॉन्ग बिकवाली आई थी, तो ये जो 51,500 का लेवल है, अगर निफ्टी बैंक वहां पे जाता तो वहां पे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर टेम्पररी वाला बट नजर आ सकता है। इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो यहाँ पे हमें थोड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट नजर आया था, लेकिन ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे भी एक पॉजिटिविटी नजर आई है। सबसे एक्टिव कॉल राइटिंग चल रही है 51,000 पर, जो कि रेजिस्टेंस बताता है, लेकिन ये पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि ये पास का लेवल नहीं है, ये अभी जो करंट लेवल है वहां से काफी दूर है, तो हमें इतना एक अपमूव आता हुआ नजर आ सकता है। ऑप्शन ट्रेडर्स को नियर टर्म में रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा, लेकिन सीधे 51,000 पर नजर आता है। बिल्कुल, तो ये कुछ लेवल्स बैंक निफ्टी पर जहां पर आपको नज़र रखनी चाहिए। अंश, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बाजार की तो बहुत चर्चा हो गई, थोड़ा माहौल को हल्का बनाते हैं और क्रिकेट की बात करते हैं। और मुझे ऐसा कहा गया है कि अभिषेक बहुत दिलचस्पी रखते हैं क्रिकेट में। अभिषेक, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की मैच चल रही है ऑस्ट्रेलिया में, और इस समय रोहित शर्मा कैप्टन नहीं बने हैं, जसप्रीत बुमराह ये कैप्टन बने हैं इस मैच के लिए। बताएं आपका क्या कहना है और कितना इंटरेस्ट रखते हैं आप क्रिकेट में? शीशा, देखिए, क्रिकेट हो, पॉलिटिक्स हो, या फिर कह सकते हैं कि बॉलीवुड हो, हर कोई एक्सपर्ट होता है भारत में, और जो नई दिलचस्पी रखते हैं उन पे मुझे तो पर्सनली ताज्जुब होता है कि अच्छा, ऐसे लोग भी हैं जिनको क्रिकेट में दिलचस्पी नहीं है। लेकिन देखिए, जसप्रीत बुमराह जो कैप्टन बने हैं अभी इस मैच के लिए, उसकी रीज़न ये है कि रोहित शर्मा दूसरी बार पिता बने हैं और उसके चलते उन्होंने इस मैच से छुट्टी ली है, और जसप्रीत बुमराह इसमें कप्तानी कर रहे हैं। कप्तानी पहले भी वो कर चुके हैं, लेकिन ये कप्तानी ख़ास मौका इसलिए है क्योंकि टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में काफ़ी लंबे समय के बाद, हालांकि पिछले 4-5 बार ऐसा हो चुका है कि दोनों के दोनों जो फास्ट बॉलर हैं अपनी टीम को के कप्तान हैं, आज इस मैच में देखने को मिल रहा है। और उस मैच में, उस पिच पर, जिसे कहते हैं कि फास्ट बॉलर्स के लिए स्वर्ग है, जी हाँ, पर्थ, तेज उछाल लेती ये पिच है ये, और वहाँ पर भारत ने टॉस जीता है। थोड़ा सरप्राइजिंग मूव था, क्योंकि देखिए घास दिख रही थी हल्की हल्की, और ऐसा लगता था कि नहीं जो भी टीम जीतेगी गेंदबाजी चुनेगी, लेकिन सरप्राइज़ किया जसप्रीत बुमराह ने अपने डिसीजन से। हालांकि अभी शुरुआत हो चुकी है मैच की, ज़्यादा कुछ भारत के पक्ष में जाता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि यशस्वी जायसवाल, उम्मीद थी कि एक बढ़िया पारी खेलेंगे, लेकिन बिना कोई रन बनाए वो पवेलियन लौट चुके हैं।
और फिलहाल केएल राहुल और देवदत्त पडिक्कल बैटिंग कर रहे हैं। केएल राहुल मतलब उनके लिए भी थोड़ी टफ कंडीशंस होंगी, क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद वो ओपन कर रहे हैं। टेस्ट मैच में 5-6 नंबर पर खेला करते थे, लेकिन देखना होगा। अच्छा, इंटरेस्टिंग ये है कि जब भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच होता है ना, मतलब एक्साइटमेंट चरम पे होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछले रिजल्ट क्या कहते हैं, इंडिया ने अभी अपने होम कंडीशंस में न्यूजीलैंड से 0-3 से सीरीज गंवाई है, वाइट वॉश हुआ है। लेकिन ये सब चीज़ें भूल जाइए, भारत ऑस्ट्रेलिया का मतलब टक्कर कांटे की होगी। ये बहुत शुरुआती क्षण है अब, लेकिन पिछले अगर हम 4 मौकों को देखेंगे तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इंडिया के नाम रही है, और हमेशा 4 मैचों की सीरीज ही हुई है पिछले कुछ ओकेजन्स पे, और हमेशा इंडिया ने 2-1 से ही सीरीज अपने नाम की है। देखते हैं इस बार परिणाम किसके पक्ष में जाता है। इस बार तो काफी लंबे समय के बाद 5 टेस्ट की सीरीज है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। इसका पूरी दुनिया के क्रिकेट लवर्स को इंतजार होता है, और आज तो भारत के बहुत सारे क्रिकेट फैंस हो जो सुबह सुबह जग के आज वेट कर रहे होंगे कि कब ये मैच शुरू होगा। मैच शुरू हो गया, इसका आनंद लीजिए, और दिन के दौरान क्या होता है, किस तरह से मैच आगे बढ़ता है। कुछ कुछ बदलाव भारत ने किए हैं, वो ये कि एक तो जसप्रीत बुमराह कप्तानी कर रहे हैं, शुभमन गिल भी ये मैच नहीं खेल रहे हैं, उनके जगह पर देवदत्त पडिक्कल को लाया गया है टीम में। फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी कुछ कुछ चेंजेस हैं, हर्षित राणा खेल रहे हैं, आकाशदीप की जगह पर उनको टीम में जगह मिली इस मैच के लिए। और बैटिंग की अगर बात करें तो एक और बहुत ही युवा प्रतिभाशाली बल्लेबाज हैं नीतीश कुमार रेड्डी, उनको जगह दी गई है। देखते हैं ये मैच कैसा बीता है, लेकिन निश्चित तौर पर एक्साइटमेंट बहुत होगी और टक्कर कांटे की होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए अब क्रिकेट के साथ अब आगे बढ़ते हैं, बाजार की फिर से बातचीत करते हैं। हमारे 2 एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, अक्षय भागवत हैं और वैशाली पारेख हैं। अक्षय जी और वैशाली जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर। अक्षय जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। आज अगर हम गिफ्ट निफ्टी को देखें तो जो तेजी है वो धीरे धीरे करके बढ़ रही है, अब 100 अंकों के आसपास की मजबूती हो गई है। 2-3 रीजन उसके हो सकते हैं। एक तो ये कि ग्लोबल संकेत ठीक है, भारतीय बाजार ऑलरेडी हम देख रहे थे कि ओवरसोल्ड के टेरिटरी में चले गए थे। क्या आपको लगता है कि स्ट्रेंथ बाजार में आएगी और आज निफ्टी में तेजी का सौदा लेना चाहिए, या फिर उछाल पर बेचने में ही कंफर्ट आपको ज्यादा है? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, और सभी दर्शकों को और पैनलिस्ट को और एंकर्स को गुड मॉर्निंग। निफ्टी की बात करें तो देखिए, एक तरफा फॉल है, कहाँ बॉटम बनेगा निफ्टी में ये सभी सोच रहे हैं, और कहीं ना कहीं तो बनना ही है। और इतना ओवरसोल्ड जोन पे अभी और शॉर्ट करना तो बनता ही नहीं है कोई भी कंडीशन, क्योंकि अगर आप डेटा पॉइंट्स भी देखें तो कहीं ना कहीं 23,300 23,500 के ऑप्शंस के पुट राइटिंग काफी मजबूत है। सेकेंडली टेक्निकली काफी ओवरसोल्ड, और आरएसआई में जो है एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस का सिग्नल्स दिख रहा है, एक्सपायरी भी राउंड द कॉर्नर है। तो सभी संकेत जो भी देखने को मिल रहा है डेटा पैरामीटर्स पे मोस्टली इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट एक सपोर्ट बनाने की खोज में है। अभी ये सपोर्ट आज ही बनेगा या कल बनेगा, वो एक क्वेश्चन मार्क है। यही स्तर पे बनेगा या शायद और एक 100-150 पॉइंट नीचे जाके बनेगा, वो सेकंड क्वेश्चन मार्क है। बट यहाँ से बाय ही करना चाहिए, क्योंकि एक ट्रेडिंग पुलबैक आने की बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है। पुलबैक अगर बनती है निफ्टी में तो यहाँ से आपको 23,750 से 23,800, ये जो प्रायर सपोर्ट था वो अभी रेजिस्टेंस बन चुका है, और ये अभी फिलहाल एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बाउंस के लिए टारगेट बनेगा। तो मेरी बाय करने की ही मैं सुझाव करूंगा करंट मार्केट रेट पे निफ्टी में। आपको स्टॉप लॉस थोड़ा सा एक बड़ा स्टॉप लॉस बना के चलना है, 23,250 स्पॉट बेसिस पे ही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। करंट मार्केट से लेके अगर 100 पॉइंट का डिप भी मिलता है, वहां पे आपको बाय करना है, और कुल मिला के 23,800 का एक ट्रेडिंग टारगेट एक्सपायरी वीक के लिए बाय करके चलना है। तो ये रणनीति आप बाइंग की तरफ निफ्टी में बना के ट्रेड करें। ठीक है, तो निफ्टी के लिए ये रणनीति, जहां पर एक स्ट्रॉन्ग पुलबैक की उम्मीद कर रहे हैं और निचले स्तरों में खरीदारी की ही राय आती हुई अक्षय की तरफ से। तो चलिए, हमने समझ तो लिया विस्तार से कि निफ्टी बैंक निफ्टी में आज आपको क्या करना है, और जिस तरीके से गिफ्ट निफ्टी भी संकेत दे रहा है, इस गैप अप को कितना हम सस्टेन करते हैं और कितना इसको बिल्ड ऑन करते हैं, इस पर तो नज़र रहेगी ही। पर इस बीच ढेर सारे काउंटर्स हैं जहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट बेहतरीन आ रहा है। आइए एक एक करके हमारे एक्सपर्ट से उनकी कॉल्स भी लेना शुरू करेंगे, और वैशाली, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग, बताइए आज के लिए आपकी स्टॉक पिक कहाँ पर है वैशाली? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो देखा जाए तो ऐसे जैसे कि अक्षय जी ने कहा कि मार्केट बेस बना रहा है, सो राइटली सो इवन मेरा भी वही व्यू है। और बैंक निफ्टी 200 डे मूविंग एवरेज को पकड़ के अभी तो रखा है, तो बाउंस की उम्मीद रख सकते हैं। नाउ बैंकिंग स्टॉक्स में देखा जाए तो फेडरल बैंक और कोटक बैंक, ये 2 बैंक्स मुझे सही लग
है, टेक्निकली क्वाइट वेल प्लेस्ड। सो फेडरल बैंक इज वन ऑफ द स्टॉक्स जो मुझे एक मैं रेकमेंड करूंगी 220 के ट्रेडिंग टारगेट के लिए। 205 का स्टॉप लॉस रहेगा। और दूसरा है जो मैं कैश कैटेगरी में से रेकमेंड करूंगी वो है एंजल वन। वो 2720 का प्राइस है, 2680 का स्टॉप लॉस और 2800 का ट्रेडिंग टारगेट। फेडरल बैंक पर खरीदारी की राय 220 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य, और इसी के साथ एंजल वन यहां पर भी खरीदारी की राय 2800 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य वैशाली ने दिया है। लेकिन अक्षय, आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज? जी तो दोनों जो स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज है बाइंग की तरफ है और यहाँ पे पहला स्टॉक है पावर ग्रिड जो मैंने आपके कल के क्लोजिंग शो में भी रेकमेंड करा है। तो ये कंटिन्यूएशन है क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्राइस सेटअप है जिसके चलते मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 332 और 341 ये जो टारगेट जो है जल्दी पावर ग्रिड में बन सकते हैं। इसमें आपको 311 ये एक स्टॉप लॉस बना के चलना है। दूसरा ट्रेड है अल्ट्रासेमको सीमेंट पैक्स से। इसमें भी हमने कल डे ट्रेडिंग में काफी मजबूती देखी थी। सपोर्ट एरिया से स्टॉक बाउंस किया है। थोड़ी सी लॉन्ग एडिशंस हमने दिसंबर मंथ में बनते हुए देखे हैं और कुल मिला के एक्सपेक्टेशन है कि 11,080 से 11,090 प्लस के टारगेट अल्ट्रासेमको में जल्दी आपको देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस आप 10892 बना के चले ये ट्रेड में। तो ये सारे के सारे आपके लिए आज के ट्रेडिंग के मौके हो गए। अक्षय जी की अगर हम बात करें तो पावर ग्रिड पर खरीदारी की सलाह है। अच्छा, कल भी हमारे कुछ एक्सपर्ट्स ने पावर ग्रिड पर अपना भरोसा जताया है। अक्षय जी का जो टारगेट है वो है 332 और 341 रुपये का, स्टॉप लॉस 311 रुपये का। और कल सीमेंट पैक में हमने एक्शन देखा है, चाहे वो अच्छा आप अंबुजा एसीसी को छोड़ दीजिए, बाकी सीमेंट में ग्रासी में, अल्ट्राटेक में या फिर रैमको ये कुछ शेयर्स चलते हुए दिखाई ज़रूर दिए थे। अल्ट्राटेक के लिए जो टारगेट है 11,082 का और 11,097 का जो दूसरा टारगेट है, और स्टॉप लॉस लगा के चलना है आपको 10,892 का। वैशाली जी के अगर हम शेयरों की बात करें तो फेडरल बैंक पर खरीदारी की सलाह है, एंजल वन को खरीदने की सलाह है और अरविंद लिमिटेड पर बाइंग की रिकमेंडेशन है। ये 3 शेयर है वैशाली जी की तरफ से। तो आज 5 के 5 शेयर हमारे 2 एक्सपर्ट्स की तरफ से और सभी के सभी खरीदारी की तरफ। तो ये इंडिकेशंस तो आ रहे हैं। देखिए, बाजार चलना चाहता है लेकिन कुछ कहते हैं ना, बेड़ियां अभी तक लगी हुई हैं पैरों में। वो बेड़ियां कैसे खुलेंगी, बस ये देखना होगा। विक्स हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी 16 के आसपास है और ठीक ठाक उछाल देखिए अब 16 के ऊपर आ गया है। 15 के नीचे जाने का इंतजार करना पड़ेगा विक्स की, तो जाके बाजार की जो रफ्तार होगी वो थोड़ी सी और तेज हो जाएगी। लेकिन क्या खबरें बाजार को आज सपोर्ट देंगी? क्या ऐसी खबरें आ रही हैं जो मूड अच्छा करने का काम करेगी? जरा ये भी समझ लेते हैं। स्टॉक्सी न्यूज लेकर हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। बताइए, अच्छी खबरें कितनी है और डिस्टर्ब करने वाली कितनी है? गुड मॉर्निंग अभिषेक। हमें भी बहुत समय लग रहा है अच्छी खबर निकालने में इस करंट सिचुएशन में, मैक्रो या माइक्रो, लेकिन कुछ अच्छे खबर भी आ रहे हैं, उनको मैं पॉइंट आउट करूंगा। एक टाइप से एक एग्जिट आ रही है प्रोटीन ईगॉफ के लिए। ये थोड़ी सी अच्छी खबर नहीं है, बट देखिए एनएसई एग्जिट कर रहा है, 20% स्टेक की बिकवाली कर रहा है ओएफएस के जरिए। फ्लो प्राइस 1550 का है, 16% डिस्काउंट पे है। और याद रखिए, अगर आप रिटेल इन्वेस्टर है तो ये ओएफएस खुलेगा नवंबर 25 को। मैं पहले ही बता दूं कि तो वैल्यूएशन जो है वो बहुत हायर लेवल पे है और बहुत बार ओएफएस जो है सक्सेसफुल भी रिसेंटली नहीं हुए हैं, तो इस पर भी ज़रूर नज़र रखिएगा। लेकिन अगर गुड न्यूज़ की बात करें तो एसजीवीएन जो है एमओयू साइन किया एनर्जी डिपार्टमेंट के साथ। ये है राजस्थान गवर्नमेंट के साथ, जहाँ पे 7 गीगावाट का पंप और सोलर प्रोजेक्ट पे जो है काम होने वाला है। वही टाटा पावर की भी बात करें तो यहाँ पे भी इम्पैक्ट पॉजिटिव देखने मिल सकता है। एमओयू साइन किए हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक से और सुनिएगा $4.25 बिलियन का फाइनेंसिंग जो है करने वाले हैं क्लीन एनर्जी पावर प्रोजेक्ट्स को लेके, तो ये पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो ज़रूर है। एग्रोटेक फूड्स, ये हमारी एक्सक्लूसिव खबर थी ईटी नाउ स्वदेश में, जहाँ पे कंपनी ने बेलमोंटे को अक्वायर किया था। अब जो है इन्होंने एक कॉन कॉल किया। कॉन कॉल में क्या बात आती है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले कन्वर्जेंट फाइनेंस और समारा कैपिटल को प्रमोटर्स रहने वाले हैं। ये डील जो है बेलमोंटे ब्रांड का राइट्स पूरा मिलेगा और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी मिलेगा। और याद रखिए बेलमोंटे के पास आइडल कैपेसिटी भी है, यानी कि एग्रोटेक फूड्स इसका यूज़ कर सकता है। और आगे जाते हुए जो है स्टेडी एबिडा मार्जिन का एक्सपेक्टेशंस रहेगा डबल डिजिट्स में। तो पॉजिटिव कमेंट्री आ रही है एग्रोटेक फूड से, ये हम कह सकते हैं। विप्रो के लिए इंपॉर्टेंट डे है, नोट कर लीजिएगा। 3 दिसंबर को जो है बोनस के लिए जो है रिकॉर्ड डेट फिक्स किया गया है। हाल ही में लिस्टेड कंपनी एफकॉम्स इंफ्रा के बारे में बात करेंगे, जहां पे इनको 1300 करोड़ का सिविल वर्क्स का ऑर्डर देखने मिला है
उत्तराखंड गवर्नमेंट से। BHEL भी नज़र में रखिएगा क्योंकि EPT की रिपोर्ट्स आ रही है कि लगभग 9 गीगावाट के थर्मल प्रोजेक्ट्स कमीशन कर सकते हैं इस वित्त साल। एम्फेसिस भी इंटरेस्टिंगली एक ऑफिशियल डिजिटल पार्टनर बन रहा है मनीग्राम हैस फार्मूला 1 टीम की, और यहाँ पे जो है एक मल्टी ईयर टेक्नोलॉजी जो है पार्टनरशिप होने वाली है। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो एम्फेसिस के लिए। और आखिर में रेमंड के लिए भी जो है सेंटिमेंटली पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। BSE NSE ने नो ऑब्जेक्शन लेटर दे दिया है रेमंड और रेमंड रियल्टी के डीमर्जर को लेके। तो खास कुछ बड़े खबर है नहीं, बट कुछ थोड़े बहुत अच्छे पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज आपको पावर सेक्टर में देखने मिल रही है। और प्रोटीन ईगॉफ की OFS की जो कॉर्पोरेट एक्शन है उस पर बाजार की नज़र रहेगी। या शरद, तो ये खबरें कुछ जहां पर आज फोकस आपका होना चाहिए। चलिए एक एक करके इस पर राय लेने की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि आपके लिए बेहतर मौका कहां पर बन सकता है। शुरुआत कर लेते हैं BHEL से। खबरें आ रही हैं कि इस वित्त वर्ष में 9 गीगावाट के थर्मल प्रोजेक्ट को कमीशन कर सकती है। वैशाली जी, अगर हम कैपिटल गुड्स वाले शेयरों की बात करें, थोड़ा सा मूड खराब रहा है और अक्रॉस द बोर्ड कमज़ोर रहा है, चाहे वो सरकारी कंपनीज हो या फिर कमिंस, सीमेंस, एबीबी जैसे जो बड़े प्राइवेट प्लेयर्स हों और मल्टीनेशनल्स हो। BHEL ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि अपने हाई से करीब 100-125 रुपये नीचे आकर कारोबार कर रहा है। आपको लगता है कि अपने सपोर्ट्स के आसपास से और यहाँ से चलने की शुरुआत ये कर सकता है? खबर तो पॉजिटिव आज की अगर हम बात करें तो। एक्चुअली ये स्टॉक का ट्रेंड तो फिलहाल ठीक ठाक है। 330 से काफी करेक्टिव मूव आ चुका है। इंडिकेटर्स भी ओवरसोल्ड में है। सो अगर निफ्टी होल्ड कर रही है 23,250 जो हम बोल रहे हैं, तो आई थिंक यहाँ से एक बाउंस आने की उम्मीद रख सकते हैं। सो फिलहाल मैं कहूंगी कि इसकी रेंज बनेगी 218 का सपोर्ट और 250 का एक रेजिस्टेंस। सो फिलहाल मैं रेंज बाउंड मूव कहूंगी। बाउंस बैक के लिए मुझे फिलहाल ये रेट पे पॉजिटिव लग रहा है। पॉजिटिव लग रहा है BHEL। 250 के आसपास रेजिस्टेंस है, हालांकि यहां से भी अभी 22-24 रुपए की गुंजाइश बनती है BHEL के शेयर में। टाटा पावर का शेयर भी आज फोकस में रहेगा और हमने देखा कि 400 रुपए के आसपास आ गया है, 500 रुपए से थोड़ा सा फिसल के नीचे आकर बाजार के साथ साथ। लेकिन खबर यह आई है कि इन्होंने एशियन डेवलपमेंट बैंक से बड़ा फाइनेंसिंग करार किया है। $4.25 बिलियन का ये MOU है और क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग को लेकर ये करार है। लगातार अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर रहा है टाटा पावर, रिन्यूएबल में, चार्जिंग में, इस तरह की चीजों में एंटर कर रहा है टाटा पावर। जरा अक्षय जी, आप जरा चेक करके बताइए चार्ट्स कैसे हैं इसके। जी, तो जो सब कल का क्लोजिंग था टाटा पावर में, एक सपोर्ट बेस पे क्लोज हुआ है। सपोर्ट बेस है करीबन 400 के आसपास। अगर आप गए 6 महीने का प्राइस एक्शन पुल अप करके देखें तो मल्टीपल टाइम्स गए मई महीने से हमने 400 के स्तर से स्टॉक में बाउंस बैक बनते हुए देखा है। और ये मेरे हिसाब से 6th टाइम है, 6वां टाइम है जहां से स्टॉक और एक बार एक पॉजिटिव रिकवरी की उम्मीद दिखा रहा है, क्योंकि कल भी 400 का लेवल टेस्ट हुआ, वहां से हमने 408 की क्लोजिंग देखी। न्यूज भी सपोर्ट कर रहे हैं जो आपने आज खुलासा किया अभी, तो इसके चलते एक पॉजिटिव व्यू है। एक्सट्रीमली बेनिफिशियल रिस्क रिवॉर्ड है। आपको 395 का स्टॉप लॉस बनाना है ट्रेड में और खुलते खुलते बाय करना है। गैप अप हुआ तो भी बाय कीजिए और अगर रिकवरी आती है तो पोजिशनली 440 450 का अगले हफ्ते के लिए टारगेट बन सकता है। डे ट्रेडिंग के लिए आप 420 425 के टारगेट से वर्क कर सकते हैं। तो कुल मिला के एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ टाटा पावर ट्रेडिंग के लिए से आप बाय कर सकते हैं। के लिए भी बाई की रणनीति आप अपना सकते हैं टाटा पावर्स में, और हमने देखा भी कि 400 का सपोर्ट लेते हुए एक अच्छा बाउंस भी दिया है। आज के लिए भी इस काउंटर पर फोकस आप ज़रूर रखें। पर वैशाली जी, मैं एक बार IT पैक पर भी आपसे राय जानना चाहूँगी, क्योंकि ये पूरा हफ्ता काफ़ी वॉलेटाइल रहा है IT स्पेस के लिए। एक दिन भारी गिरावट का शिकार हुए पर पिछले 1 से 2 दिनों में थोड़े संभलते हुए ज़रूर नजर आए हैं। आपकी प्रेफर्ड बेट कौन सी है IT पैक में से वैशाली जी? मुझे एक्चुअली फिलहाल IT सेक्टर ऑन द होल हम देखें तो इट इज स्टिल मच बेटर। इसमें कुछ करेक्शन आया भी नहीं है और चार्टिकली फिलहाल ठीक लग रहा है। तो मैं पोजिशनल प्ले के लिए जाऊंगी, बिकॉज मेरे हिसाब से HCL टेक ने सबने एक राउंड अच्छा सा अपमूव दे दिया है। तो आई वुड से दैट ये लेवल्स सही मेरे हिसाब से TCS को फोकस में रखने में। LTTS ये सब स्टॉक्स मुझे सही लग रहे हैं, बिकॉज अगर ये व्यू सही रहा दैट IT कैन परफॉर्म फ्रॉम हियर ऑन, तो इसमें काफी अपमूव आ सकता है।
बिल्कुल, तो ये नज़रिया आईटी सेक्टर पर एचसीएल टेक पर भी 1970 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं, ऐसा वैशाली का मानना है। लेकिन इसके अलावा ब्रोकरेज रिपोर्ट से क्या निकल कर आया है, ये बताने के लिए अब हमारे साथ जिनय जुड़ चुके हैं। जिनय, बताएं क्या निकल कर आया है ब्रोकरेज रिपोर्ट से और कौन से स्टॉक्स उसके दम पर फोकस में रहेंगे। जी, तो कई बड़े नाम आज ब्रोकरेज में शामिल है। बात करेंगे एसबीआई की जेफरीज पर ने रिपोर्ट दिया एसबीआई के मैनेजमेंट मीट पर, जहाँ पे उन्होंने जो अपनी बाई रेटिंग है उसको बरकरार रखा है। जो टारगेट प्राइस है वो है 1030 रुपीज़ का। उनका की टेकअवेज अगर मैनेजमेंट से देखा जाए तो उनका है कि फोकस कंपनी का जो है डिपॉजिट ग्रोथ पर और एसेट क्वालिटी जो अभी भी रोबस्ट बनी उन्हें नज़र आ रही है। एसेट क्वालिटी की बात करें तो वो अभी भी होल्डिंग अप नज़र आ रही है जेफरीज को। उसी के साथ अनसिक्योर्ड लोन्स में भी वो अच्छी नज़र आ रही है। उनका मानना है कि जो MCLR है वो कंपनी के मार्जिन्स को आगे चलकर एड करेगा और जो आगे चलकर रेट कट्स है, एसबीआई का मानना है कि लाइकली Q4 FY25 में हमें रेट कट्स नज़र आता है। हालांकि इन्फ्लेशन नंबर एक की वॉच आउट फैक्टर रहेगा। बैंक ने आगे चलकर ये भी बोला कि उनके कोई भी प्लान्स नहीं है नए कैपिटल रेज करने के लिए, और उनका जो स्टेक सेल है या फिर लिस्ट अपने जो सब्सिडरीज है उनका भी फिलहाल कोई प्लान नहीं है। एसबीआई बात करें तो जेफरीज की एक टॉप पिक बनी रहेगी पूरे बैंकिंग सेक्टर में। आगे चल के बात करेंगे रिलायंस पे, तो जेबी मॉर्गन की रिपोर्ट है जहाँ पे उन्होंने अपने ओवरवेट रेटिंग को बरकरार रखा है। जो टारगेट प्राइस है उसको कट किया है और 1468 का टारगेट प्राइस दिया है। उनका मानना है कि कंपनी के जो दो ड्राइवर्स थे जिससे कंपनी का अंडर परफॉर्मेंस चल रहा था, पहला तो था वीक रिफाइनिंग मार्जिन्स, वहाँ पे एक हमें रिवर्सल देखने मिल रहा है, और जो दूसरा जो था रिटेल में जो रिटेल की हेड टॉप ग्रोथ थी वहाँ पे अभी भी थोड़ा कंप्रेशन नज़र आ रहा है। उसको अनुमान लगाना उस पर अभी भी थोड़ा कठिन है कंपनी के लिए। उसके अलावा उनका मानना है कि जो एक स्टार्ट ऑफ सोलार पैनल प्लांट होगा वो एक नियर टर्म कैटलिस्ट बन के आ सकता है रिलायंस के स्टॉक पे। बात करेंगे सोबा पे, तो इन्वेस्टेक का एक इनिशिएशन रिपोर्ट नज़र आया है। उन्होंने बाय का रेटिंग दिया। जो टारगेट प्राइस है वो है 2150 रुपीज़ का। ये एक लेट प्ले है टोटल रियल एस्टेट साइकिल पे सोबा इन्वेस्टेक की तरफ से। उनका मानना है कि कंपनी ने कंसिस्टेंटली फ्री कैश फ्लोज जनरेट किए हैं और उनका एक्सपेक्टेशन है कि आगे चलकर जो उनका स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन है वहाँ पे 18% CAGR हमें नज़र आ सकता है उनके प्री सेल्स ग्रोथ में FY24 से FY27 तक। बात करेंगे L&T पर, तो UBS ने अपनी न्यूट्रल रेटिंग को मेंटेन किया। जो टारगेट प्राइस है वो है 4000 रुपये का। कंपटीशन उनको इंफ्रा में ज़्यादा नज़र आ रहा है कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन्स, और वहीं थोड़े चैलेंजेस उन्होंने नोट किए हैं जो उन्हें नज़र आ रहे हैं। उसी के चलते जो नियर टर्म पाइपलाइन है L&T का उन्हें नज़र आते 10 से 12 US बिलियन डॉलर्स का। जो डोमेस्टिक इंफ्रा स्पेंड्स होंगे और जो मिडिल ईस्ट का एग्जीक्यूशन होगा वो दो वॉच आउट फैक्टर UBS ने हाईलाइट किया है L&T के स्टॉक को लेकर। आखिरी में बात करेंगे HCL टेक पे, तो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है जहाँ पे उन्होंने अपनी इक्वल वेट रेटिंग बरकरार रखी। जो टारगेट प्राइस है वो है 1970 रुपीज़ का। उनका मानना है कि जो मैनेजमेंट ओवरऑल कमेंट्री थी डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर वो बैलेंस्ड नज़र आई और कंपनी का जो आगे फोकस है वो एक प्रॉफिटेबल ग्रोथ डिलीवर करने पर रखेगा। बिल्कुल, तो कई सारे स्टॉक्स जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के लिहाज से फोकस में रहेंगे। जिन्हें शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमने ब्रोकरेज के पहले सृष्टि ने आईटी सेक्टर पर बात की थी जहां पर काफ़ी वॉलेटिलिटी दिखी है, लेकिन इसके अलावा एक सेक्टर रियल एस्टेट जहां पर वीक टू डेट बेसिस पर देखिए तो सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर तो रहा ही है रियल एस्टेट इंडेक्स। 3% की तेज़ी निफ्टी रियल्टी इंडेक्स पर दिखी है और उसी इंडेक्स से एक स्टॉक जहाँ पर ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई है शोभा, जहाँ पर इन्वेस्टेक ने इनिशिएट किया है कवरेज। 2150 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। स्टॉक अभी 1520 के आसपास है, तो अच्छा खासा रिटर्न पोटेंशियल इन्वेस्टेक इस स्टॉक में देखता है। अक्षय, क्या राय होगी रियल्टी इंडेक्स पर? और कोई स्टॉक उस पर भी आपका नजरिया, लेकिन शोभा पर इन पर्टिकुलर आपकी राय दीजिए। तो रियल्टी सेक्टर जिसे अगर बात करें तो एक हल्की सी बाउंस बैक जरूर हमने देखी है। काफी सारे सेक्टर्स हो या कोई भी स्टॉक आप ले ले, इतने ओवरसोल्ड है कि कहीं ना कहीं एक रिकवरी रैली तो बनती है करंट मार्केट स्ट्रक्चर में। तो रियल एस्टेट भी कोई अलग नहीं है, थोड़ा सा बाउंस बैक जरूर दिखेगा। और शोभा डेवलपर, शोभा लिमिटेड की बात करें तो लॉन्गर टर्म प्राइस स्ट्रक्चर अभी भी काफी इंटैक्ट है, स्ट्रांग है। शॉर्ट टर्म में कहाँ पे बॉटम बनेगा ये थोड़ा क्वेश्चन मार्क है। एक पॉसिबल शायद डबल बॉटम का सिनेरियो डेवलप हो, ये अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि दूसरी बार ये स्टॉक 1485 ये लेवल टेस्ट करके 3 दिन से ये लेवल होल्ड कर रहा है। और आज कोई ब्रोकरेज की रिपोर्ट की भी आपने जो जिक्र किया उसके चलते शायद थोड़ी बाइंग मोमेंटम स्टॉक को मिल जाए, जिसके चलते स्टॉक में 1700 या 1720 का अपसाइड दिख जाए। तो जिनको बाय करना है, मोमेंटम प्ले होगा, डबल बॉटम सिनेरियो है, 1500 के ऊपर बाय करे विद स्टॉप लॉस ऑफ 1435। ट्रेडिंग बाउंस बैक है, 1700 1720 आपके ट्रेडिंग टारगेट रहेंगे। बाकी लॉन्ग टर्म सिचुएशन में अभी भी स्टॉक का लॉन्ग टर्म प्राइस स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है, तो इसमें बने रहने की सलाह रहेगी। रहने की सलाह, लॉन्ग टर्म पर नजरिया काफी पॉजिटिव शोभा डेवलपर्स पर, लेकिन इसके अलावा पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स पर याद रखें कल अच्छी खासी पिटाई यहां पर दिखी थी। बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई सभी स्टॉक्स में गिरावट थी और जेफरीज की आज रिपोर्ट भी आई है। एसबीआई पर खरीदारी की राय के साथ 1030 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। 780 के आसपास कारोबार है। उनका मानना है कि एसेट क्वालिटी काफी अच्छी है। अनसिक्योर्ड लोन के बावजूद एसेट क्वालिटी पोजीशन काफी अच्छी है और इस सेक्टर यानी पीएसयू बैंकिंग सेक्टर से एसबीआई उनका टॉप पिक है। तो यहाँ पर भी कुछ एक्शन दिखाई दे सकता है। लेकिन वैशाली, टेक्निकल्स पर देखें तो आपका क्या नजरिया होगा एसबीआई पर? एसबीआई एक्चुअली लॉन्ग टर्म अगर हम चार्ट देखें तो 750 का एक अच्छा सा सपोर्ट है और आई थिंक जो कंसोलिडेशन भी काफी समय से हुआ है, अगर 750 लेवल्स टूटते हैं तो फिर आई थिंक इसमें एक ट्रेंड का डैमेज हो सकता है, बट टिल देन आई थिंक एक बाइंग का मौका है। 750 का सपोर्ट लेके ध्यान में रख के का मौका और 750 के सपोर्ट पर आप खरीदारी कर सकते हैं, ये नजरिया एसबीआई पर। एक छोटे इन्वेस्टमेंट की विवेक कारवा। विवेक जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका टीना स्वदेश पर। बाजार में हम देख रहे हैं कि स्ट्रेट फॉल है विवेक जी 10% के आसपास का, और ये चर्चाएं हो रही थी कि नहीं वैल्यूएशंस महंगे हो गए हैं। आपके हिसाब से वैल्यूएशंस थोड़े कंफर्ट रेंज में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? पहला जवाब तो आप ये दीजिएगा। और दूसरी चीज़, अब धीरे धीरे करके जो ब्रोकरेजेस का कन्विक्शन है ना फिर से इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब उसमें नया एंट्रेंट है एचएसबीसी ने भी कहा है कि ओवरवेट की रेटिंग बरकरार है और 2025 के अंत तक सेंसेक्स का जो टारगेट उन्होंने दिया है वो दिया है 90,520 का। आपकी रीडिंग क्या कहती है और क्या ये सही लेवल पर बाजार है? किसी को अगर रीथिंक करना हो पोर्टफोलियो को लेकर या फिर रीबिल्ड करना हो? गुड मॉर्निंग अभिषेक और सबको सुप्रभात। देखिए, पहली चीज जहाँ पे वैल्यूएशंस है, आपको ध्यान होगा कुछ समय पहले मैं बार बार बोल रहा था कि वैल्यूएशंस बहुत महंगे हैं और अनकंफर्टिंग जोन में है। लेकिन अभी इस करेक्शन के बाद मुझे लगता है कि जो लार्ज कैप वैल्यूएशंस पर्टिकुलरली सेंसेक्स और निफ्टी के जो भी स्टॉक्स है, ऐसे इंडेक्स बोल रहा हूँ मैं, वैल्यूएशंस बहुत ही अट्रैक्टिव हो गई। मतलब बिलो फेयर वैल्यू समझ लीजिए आप अगर आज का प्रेजेंट डे अगर पी भी देखते हो निफ्टी का तो करीबन 21-21.5 के बीच में रहेगा। और अगर फॉरवर्ड भी अगले साल के लिए देख रहे हो आप अगर, तो करीबन ये 18-19 के बीच में है। तो जो जो लॉन्ग टर्म एवरेजेस है उसके थोड़ा सा नीचे आ गया है और इसके लिए कंफर्टिंग डेफिनेटली है। यहाँ पे अगर शॉर्ट टर्म में तो क्या होता है कि न्यूज बेस्ड, पैनिक बेस्ड और बाइंग सेलिंग वैसे होती है और टेक्निकल बेस्ड, ये तीनों ही हावी रहते हैं शॉर्ट टर्म में। लेकिन लॉन्गर टर्म में आपको दिखेगा कि जब जनवरी में वापस एफआईआई एक बार आ जाएंगे और उनको लगेगा कि वैल्यूएशंस ठीक ठाक है, यहाँ से वापस खरीदारी करनी चाहिए, तब एक मिस्ड आउट फीलिंग नहीं हो जाए हमको। तो इसके लिए आप यहाँ पे अगर आपको डर लग रहा है तो एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा ऐसे एसआईपी मोड में आप कीजिए अगले 3-4 महीने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि जनवरी फरवरी में आपको एक रिग्रेट जरूर होगा कि जब वैल्यूएशन इतने सस्ते हो गए थे तब हमने लिया नहीं। नहीं, आपको जो सुन रहे हैं वो रिग्रेट नहीं करेंगे। हम भरोसा करते हैं कि आप अगर यकीन कर रहे हैं तो आपकी सलाह पर अमल भी करेंगे। विवेक जी, काम कीजिए, लगे हाथ ना, अब बाजार पर अपने व्यू दे दिया है। अब जरा शेयर भी बता दीजिए जो अट्रैक्टिव हो गए हैं वैल्यूएशन के लिहाज से। 1-2 शेयर लार्ज कैप के बता दीजिए और 1-2 शेयर मिड कैप स्मॉल कैप बता दीजिए। तो अभिषेक, अभी भी लॉग इन किया हूं तो 5 मिनट दो, मैं देख के आपको बताता हूँ जब आप वापस सवाल आओगे मेरे पास। ठीक है, चलिए थोड़ी देर में आपके पास लौटेंगे। लेकिन वैशाली जी, आप जरा व्यू दीजिए रिलायंस के शेयर पर। हमने देखा कि कल भी इसमें बड़ी गिरावट रही और शेयर आ गया है 1250 रुपये के नीचे जाकर कारोबार कर रहा है। हालांकि एक रिपोर्ट आज इस पर ब्रोकरेजेस की तरफ से देखने को मिली है। आप जरा ये बताइए कि आपको शेयर फिलहाल इस लेवल पर कैसा लग रहा है? जेपी मॉर्गन का ओवरवेट का व्यू है, 1468 के लक्ष्य हैं, 1223 पर शेयर है ये। मुझे लग रहा है ये स्टॉक में थोड़ी और करेक्टिव मूव हो सकती है, मे बी टुवर्ड्स 1180 तक। सो आई थिंक वो लेवल कंसिडर करना चाहिए बिकॉज इंडिकेटर्स भी काफी ओवरसोल्ड में है और मैं जैसे कि वीकली चार्ट देख रही हूँ तो आई थिंक 1180 का एक अच्छा सा एक प्रोमिनेंट लेवल है। तो मेरे ख्याल से ये लेवल से अक्यूमुलेट करने की शुरुआत करनी चाहिए।
ठीक है, रिलायंस को लेकर ये व्यू। एक और शेयर जो मुझे लग रहा है कि शायद अच्छा प्रदर्शन करे, एक बार चार्ट चेक कर लेते हैं। अक्षय, आप जरा इंटरग्लोब एविएशन को देखिए, 4,000 रुपये के ऊपर फिर से शेयर आ गया है। हालांकि एक टेंशन है और वो है जियोपॉलिटिकल, उसके चलते क्रूड थोड़ा ऊपर जा रहा है, शायद ETF के दाम भी बढ़ जाएं। लेकिन निश्चित तौर पर अब ये न्यू ईयर वाला सीज़न चलेगा, यहाँ से उसकी छुट्टियाँ भी आएंगी, लोग ट्रैवल ठीक ठाक करेंगे। इंटरग्लोब, आप जरा टेक्निकल्स बताइए इसके, कहाँ तक के टारगेट्स आ सकते हैं इसमें? तो टेक्निकली एक राउंड ऑफ करेक्टिव डिक्लाइन बन चुका है, ऐसा मेरा मानना है। आपने भी सही कहा अभिषेक जी, शायद ये रिवर्सल मोड में एक अटेम्प्ट कर रहा है। फिलहाल 3800 का एक सपोर्ट था, जिसके चलते गए 4 दिन में हमने एक हल्की सी बाउंस बैक देखी है 400 पॉइंट की फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ 3800। वॉल्यूम्स भी काफी तगड़े हुए थे, कुछ ट्रेडिंग सेशन पहले शायद मेरे हिसाब से उसके क्वार्टरली नंबर्स थे, जिसके चलते हमने गैप डाउन देखा था स्टॉक में। तो आप जरूर बाय कर सकते हैं इंटरग्लोब एविएशन, बट ये ट्रेडिंग या मोमेंटम वाला पिक नहीं बनेगा। इमीडिएट स्टॉक आपको रिटर्न्स की तरफ जवाब नहीं देगा, आपको लेके होल्ड करना पड़ेगा इसको। 3800 और 4000 ये जोन में आपको एक्यूमुलेट करना है। मिनिमम 1 मंथ का अगर आप होल्डिंग हो तो ही आप ये ट्रेड में पार्टिसिपेट करें। स्टॉप लॉस आपका बनेगा 3640 का, और जैसे ही स्टॉक एक सपोर्ट बॉटम कंफर्मेशन के बाद एक मोमेंटम रैली पिकअप करेगा तो हम 4400 का टारगेट एंटिसिपेट कर सकते हैं। तो बाय जरूर करना है, बट ये मोर ऑफ अ बॉटम फिशिंग कॉल है, जिसमें थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा। का इंटरग्लोब एविएशन पर PSU बैंकिंग स्टॉक्स की कल पिटाई हुई थी और हमने SBI पर चर्चा भी की। लेकिन SBI के अलावा अक्षय, आपसे पूछना चाहूंगी, बैंक ऑफ बड़ौदा और PNB, इन दोनों स्टॉक्स वीक टू डेट बेसिस पर 3.5 से 5.5% की गिरावट दिखी है। इन दोनों स्टॉक्स पर क्या राय होगी? कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो बाइंग एक्शन थी PSU में, स्टेट बैंक ने अभी तक संभला हुआ है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का एक्शन देखे तो गए 5-6 ट्रेडिंग सेशन में काफी लॉन्ग लिक्विडेशन या बिकवाली हमने देखा हुआ है। 290 से लेके मेरे हिसाब से 230 228 के लेवल कल भी काफी एक सपोर्ट ब्रेक करने का भी अटेम्प्ट करा था स्टॉक ने। तो एक नेगेटिव प्राइस स्ट्रक्चर है, शायद इंट्राडे में हल्की सी रिकवरी आपको बिल्कुल दिखे, क्योंकि एक कहीं ना कहीं 225 230 का एक हल्का सा सपोर्ट जोन है। पर मैं कहूंगा कि जिस तरीके का ओवरऑल प्राइस सेटअप है, कुछ ज्यादा इंकरेजिंग नहीं है कि आप कुछ डायरेक्शनल बेट इसमें बनाए। तो मेरी एक बाय करने की राय नहीं रखूंगा बैंक ऑफ बड़ौदा में एट द करंट सेटअप। एक स्टॉप लॉस बनाना है 220, अगर आपकी कोई बाइंग पोजीशंस फंसी हुई हो ट्रेडिंग के माध्यम से, थोड़ी सी रिकवरी आपको मिलती है 230 के आसपास, तो तुरंत इसमें आप एग्जिट ले ले। और आपने दूसरा स्टॉक PNB की बात की, तो पंजाब नेशनल बैंक का भी जो प्राइस सेटअप है वो एक नेगेटिव है, कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड में स्टॉक चल रहा है। एक हल्का सा एक रिसेंट स्विंग लो है जो 93 के आसपास है, वहां से आपको शायद एक ट्रेडिंग पुल बैक मिल जाए, बट कोई भी बाइंग की सलाह मैं अभी भी PNB में नहीं देना चाहूंगा। स्टॉप लॉस आपको बनाना है 92 का, और कोई भी रिकवरी 100 के आसपास मिलती है शॉर्ट टर्म में, वहां पे एग्जिट लेना है। तो PSU बैंक में आपको पार्टिसिपेट अगर करना ही है तो स्टेट बैंक चुनिए, जहां पे प्राइस सेटअप और मजबूत है। बैंक ऑफ बड़ौदा और PNB में एग्जिट लेने की राय रहेगी शॉर्ट टर्म के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको SBI इस पे नज़र रखनी है। और आज जो है एक पॉजिटिव रिपोर्ट भी आई है, जेफरीज की तरफ से 1000 के टारगेट्स दे रहे हैं। पर इस बीच आज आप देखिए MGL पर भी फोकस में रहेगा, क्योंकि MGL को लेकर एक पॉजिटिव खबर ज़रूर आई है। आप अपनी स्क्रीन्स पे देख पा रहे होंगे कि MGL ने अपनी CNG की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है 2 रुपये प्रति kg से। अब ये बढ़ोतरी के बाद 77 रुपीज़ पर kg जो है इस दाम पर वो CNG बेचते हुए नजर आएंगे। अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग दाम होते हैं, पर इसके साथ ही साथ ये एक ऐसी न्यूज़ है जिसका मार्केट को कई समय से इंतज़ार भी था, क्योंकि हाल फिलहाल आपने देखा होगा कि APM गैस एलोकेशन के चलते ये ज़रूर बताया जा रहा था कि इनके मार्जिन्स पर प्रेशर ज़रूर पड़ेगा। ऐसे में ये कंपनीज़ के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गया था कि वो प्राइस हाइक ले, और इस प्राइस हाइक के बाद इनके मार्जिन्स को थोड़ा सा सपोर्ट मिले। साथ ही MGL, और साथ ही अब नज़र रखनी होगी कि क्या IGL की तरफ से भी कोई ऐसा मूव आता है या नहीं। पर विवेक जी, मैं आपसे एक बार राय लेना चाहूँगी, क्योंकि भारी पिटाई हुई है इन सभी काउंटर्स की, और इतनी गिरावट के बाद आप कैसे देख रहे हैं MGL IGL जैसे काउंटर्स? क्योंकि आप देखिए IGL जैसे स्टॉक लगभग 300 के आसपास आ गया, MGL में भी एक तरफा बिकवाली देखने को मिली 1100 के आसपास। अब जब ये पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आया है, जिसका थोड़ा सा इंतज़ार भी था,
क्या आपको लगता है कि ये न्यूज़ फ्लो जो है सफिशिएंट है स्टॉक को थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए, और वैल्यूएशंस पे आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए सफिशिएंट तो नहीं है, लेकिन क्या है कि एक ये एमजीएल आईजीएल और जितनी भी गैस कंपनीज है, वो हो गई है पॉलिसी डिसीजंस की शिकार। और ये रिस्क हमेशा ये ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज पे रहता है कि सरकार कब क्या नियम लेके आ जाए और आपके प्रॉफिट्स भी रिस्ट्रिक्टेड हो, चाहे वो विंडफॉल गेन्स के तौर पे हो या फिर प्राइस रेस्ट्रिक्शन पे आ जाए। लेकिन मुझे लगता है कि इतनी गिरावट के बाद, पहले देखिए इस फॉल के पहले एमजीएल और आईजीएल ज्यादातर गुजरात बेस्ड गैस कंपनीज थी, उससे प्रीमियम में ट्रेड कर रही थी सारी की सारी, जैसे गुजरात गैस है या फिर गुजरात स्टेट पेट्रोनेट है। आज के दिन आप अगर देखोगे तो इन सारी कंपनीज के नीचे के वैल्यूएशंस में ये ट्रेड कर रही। तो आईजीएल इज अंडर एमजीएल इज अंडर 10 पी, और आज अगर आप इसका पेग रेशियो भी देखो तो 0.5 पे चल रहा है, तो बहुत ही अट्रैक्टिव लगने लग गया है। और सरकार भी बाद में थोड़ा थोड़ा देखेगी कि यहाँ पे इतना नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए और पॉजिटिव न्यूज आपको आती हुई दिखेगी। तो ये पॉजिटिव न्यूज है, यहाँ पे आपको सपोर्ट देगा, ये नहीं है कि आपको स्टॉक में रैली दिखा देगा। तो मुझे लगता है कि वैल्यूएशन वाइज बहुत ही अट्रैक्टिव है एमजीएल, और ये ऐसा एक कारोबार है जहाँ पे आपको एक्सपेंशन आगे चल के देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म में जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बाजार के लिए भी कहा था, तो क्या है कि पैनिक हावी होता है शॉर्ट टर्म में, तो पैनिक के कारण इतना टूट गया है। तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन जोन ही है ये। तो ये नज़रिया एक बार फंडामेंटली हमने विवेक से समझा और साथ ही वैल्यूएशन पर भी उन्होंने अपना टेक दिया। पर अक्षय, मैं एक बार दोनों पे ही आपसे क्विकली चार्ट चेक भी लेना चाहूँगी, क्योंकि हम देखें तो आरएसआई पे भी काफ़ी ओवरसोल्ड लग रहा है अक्षय। पर ऐसे में जब स्टॉक गिरने पर आते हैं तो वो कहीं नहीं देखते। हमने कि लाइव एग्जाम्पल ये दोनों ही काउंटर्स में देखा भी, जहाँ पर मार्केट्स भी ख़राब थे, न्यूज़ फ्लो भी काफ़ी नेगेटिव रहा, और एक एक दिन में ये स्टॉक 10-10, 15-15% करेक्ट भी हो रहे थे। पर क्या इन लेवल्स पर अक्षय आपको लगता है कि स्टॉक्स को थोड़ा सा सपोर्ट लेना चाहिए, और क्या एक बाउंस बैक की उम्मीद करें? तो बिल्कुल आपने सही कहा सृष्टि जी कि आरएसआई जो फैक्टर है, जिस तरीके का सपोर्ट मेजर ब्रेक होता है और एक तरफा सेलिंग होता है, तो वो ओवरसोल्ड में काफी टाइम पे रह सकता है। तो ये केस शायद ये ऑयल आईजीएल और एमजीएल को लागू हो सकता है, क्योंकि जिस भारी गिरावट से स्टॉक ट्रेड हो रहा है, कहीं ना कहीं सपोर्ट बनेगा ये उम्मीद जरूर है, पर कोई भी पैरामीटर्स अभी तक सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप प्राइस स्ट्रक्चर देखें तो आईजीएल ने 336 ये एक मंथली सपोर्ट था, जो काफी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, इसको भी ये गए कुछ ट्रेडिंग सेशंस में ब्रेक करा है। तो थोड़ी बहुत हल्की सी उछाल हम उम्मीद कर सकते हैं, बट कोई भी बाइंग के मौके इसमें आप ना ढूंढे, एग्जिट लेने की कोशिश करें, क्योंकि अगर बाद में लेट बाइंग भी आनी है तो पहले सपोर्ट बनाने के लिए स्टॉक काफी टाइम लेगा इस जोन में। तो क्लियर व्यू है कि इसमें फिलहाल आपको एग्जिट लेना है, कोई मोमेंटम इसमें नहीं बन पा रहा है। और अगर एमजीएल की भी अगर आप बात करें तो प्राइस स्ट्रक्चर सिमिलर है, पर थोड़ा सा बेटर है कंपेयर टू आईजीएल, क्योंकि यहाँ पे एक लॉन्गर टर्म प्राइस सपोर्ट जोन में एंटर हो चुका है, जो है करीबन 1120 1130 का। तो यहाँ से उम्मीद कर सकते हैं कि ये स्टॉक में कुछ भी अगर आपको लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म के लिए बाइंग करनी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक होप बेटर ऑफर कर रहा है स्टॉक। तो अगर मुझे दोनों में चुनाव करना है तो एमजीएल में चुनूंगा, आईजीएल के ऊपर 112025 के आसपास एक्यूमुलेट करना है आपको। कोई इमीडिएट मोमेंटम की लौटने की उम्मीद ना करे, टाइम दे कम से कम 1 महीने का। आपको कम से कम 990 का स्टॉप लॉस लेके चलना है ट्रेड में, और एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 1250 तक रिकवरी रैली में आपको इसमें ट्रेडिंग गेन्स मिल सकते हैं। 990 का एक स्टॉप लॉस आप बनाएं, और साथ ही 1250 तक के टारगेट्स, तो ऑलमोस्ट 1:1 का आपको रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर मिलता हुआ दिखेगा। एमजीएल आईजीएल में किसी एक का चुनाव करना है तो प्रेफर्ड बेट फिलहाल अक्षय की तरफ से एमजीएल वो बता रहे हैं। पर इस बीच कई सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पर एक डिसेंट बाउंस बैक देखने को मिला। कल देखिए जहाँ पर अदानी ग्रुप ऑफ शेयर्स ने थोड़ा सा मूड बिगाड़ा, जो रीबैलेंसिंग हुई या फिर सहारा देने का काम किया इंडेक्स को, थोड़ा बहुत वो पावर ग्रिड ने किया था।
था। कल देखिए करीब 3.5% की यहाँ पर तेजी आती हुई दिखी। एक बार वैशाली जिस तरीके का बाउंस दिखाया है पावर ग्रिड ने, एग्जैक्टली अपने 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया है, उसके बाद जो है उसने चाल रिज्यूम करी है। आप कैसे देख रही हैं, कितना सस्टेनेबल मूव रह सकता है ये, और यहाँ पर क्या होनी चाहिए रणनीति? फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्रेंड बहुत ही सही अपवर्ड मूव में ही है, और मेरी मामूली सा ये रिट्रेसमेंट हुआ है, सो दैट शोज के एक स्टॉक ये काफी स्ट्रेंथ में है। सो आई वुड से दैट एज लॉन्ग एज ये 305 का जो सपोर्ट है, जो 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास है, और यहीं से बाउंस आ रहा है, तो हायर बॉटम की भी एक कोशिश हो रही है। तो एक 335 का एक रेजिस्टेंस आ रहा है, 335 को क्रॉस करता है तो आई थिंक इट इज अगेन बैक ऑन ट्रैक 360 की तरफ जा सकता है। सो आई थिंक 305 का वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 335 का रेजिस्टेंस, उसके ऊपर गया तो आई थिंक और अपवर्ड मूव दिख सकता है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक चार्टिकली काफी स्ट्रेंथ में है। अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है पावर ग्रिड में, और यहाँ से और भी तेज़ी जो है ये काउंटर दिखा सकता है। इस पर आज फिर से एक बार फोकस में रहेगा। पर एक बार विवेक जी आपसे सीमेंट काउंटर्स पर राय लेना चाहेंगे। देखिए हाल फिलहाल जो है उनके हल्के फुल्के प्राइस हाइक या फिर बदलाव को लेकर न्यूज़ तो आती ही है, पर ऐसे में एटलीस्ट प्राइस मूवमेंट के लिहाज से कुछ कंपनीज जो हैं सपोर्ट देना ज़रूर शुरू करी हैं, उनके स्टॉक प्राइसेस जो है अच्छे दिख रहे हैं एटलीस्ट टेक्निकल फ्रंट पे। पर विवेक फंडामेंटली क्या कुछ बदलाव होते हुए देख रहे हैं आप सीमेंट काउंटर्स में, क्योंकि अब मॉनसून बीत गया। फिर से अगर हम बात करें तो फिर जो इंफ्रा ग्रोथ स्टोरी, या फिर कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मान रहे हैं कि सेकेंड हाफ में गवर्नमेंट केपेक्स पे फिर से एक बार फोकस आना चाहिए। तो आप कैसे ये डॉट्स को कनेक्ट कर रहे हैं? सीमेंट पे क्या नजरिया है आपका, और आपकी कौन सी है प्रेफर्ड बेट्स? देखिए, सबसे पहले तो जो अभिषेक ने थोड़ी देर पहले कहा था, पूछा था इनफैक्ट, और मैंने कहा थोड़ी देर बाद बताता हूँ, उसमें एक सीमेंट पिक भी मैंने रखा हुआ था। तो ये डिस्क्लोजर है, वो वापस पूछेंगे तब बताता हूँ नाम। लेकिन मुझे लगता है कि सीमेंट यहाँ से आपको एक बाउंस बैक दिखा सकता है। क्यों? एक दो कारण है। एक तो मॉनसून खत्म हो गया तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी आपकी वापस चालू हो गई है। ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड जो सरकार का, मतलब पहले सरकार में था, उतना मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी जो डिमांड है वहां पे स्ट्रांग है, और रियल एस्टेट ऐसा सेक्टर बहुत ही अच्छा कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये दोनों सेक्टर से आपका सीमेंट पैक में थोड़ी बहुत एक्टिविटी रहेगी, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि अभी हाल ही में कुछ कंपनीज ने, एटलीस्ट रीजनल कंपनीज ने थोड़ा बहुत सीमेंट में हाइक लिया है, तो वो भी इन कंपनीज को बेनिफिट होगा। और जो इनपुट कॉस्ट है उनका, वो ओवरऑल आज के दिन एवरेज लेवल पे ही चल रहा है, बहुत ज्यादा वहां पे स्ट्रेस नहीं दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि वैल्यूएशन वाइज हर कंपनी तो नहीं, लेकिन ओवरऑल सीमेंट पैक ऐसे सेक्टर पॉजिटिव लग रहा है। और यहाँ पे आपको अगर चुन के स्पेसिफिकली आप अगर निवेश करते हो तो आपको यहाँ पे फायदा भी होगा। तो ओवरऑल बुलिश हूँ मैं सीमेंट पे। एक्चुअली एक क्रॉस कनेक्शन सीमेंट प्लेयर्स में कल देखने को मिला। अडानी ग्रुप की से जुड़ी जो सीमेंट कंपनियां थी वहां बिकवाली का दबाव था, लेकिन क्रॉस कनेक्शन के लिहाज से अगर देखें बाकी सीमेंट प्लेयर्स हैं, रैमको सीमेंट देख लीजिए, अन्य सीमेंट काउंटर्स देख लीजिए, वहां पे एक इम्पैक्ट पॉजिटिव साइड पर देखने को मिला। बुलिश नजरिया है। सीमेंट, रियल एस्टेट, होम डेकोर, ये सारे के सारे कनेक्टेड प्लेयर्स हैं, और इस पर विस्तार से आगे भी विवेक से बातचीत हम करते रहेंगे। लेकिन प्री ओपन में बाजार को अगर आप देखेंगे 23,262 के आसपास इस वक्त दिख रहे हैं। 87 अंकों की कमजोरी ऑन द फेस ऑफ इट निफ्टी इस वक्त दिखाते हुए प्री ओपन में ओवरसोल्ड बाजार में गिफ्ट निफ्टी से अच्छे संकेत आज सुबह मिले हैं। एशियाई बाजार भी ठीक ठाक है, पर याद रखिएगा कल एफआईएस करीब 5,500 करोड़ की बिकवाली भी करके गए, तो एफआईएस की सेलिंग इंटेंसिफाई होती हुई और लगातार ये सिलसिला जारी है। क्रूड में उबाल देखने को मिल रहा है, बिकवाली का सिलसिला बाजार में वैसे देखने को मिल रहा है। आज सुबह की गिफ्ट निफ्टी के पॉजिटिव ओपनिंग पर ना जाएं, क्योंकि कल भी तस्वीर कुछ ऐसी ही दिखी थी। पॉजिटिव ओपन था, लेकिन भारतीय बाजार जब खुले तब फिर गिफ्ट निफ्टी की तरफ से बिकवाली का दबाव हावी होता हुआ देखने को मिला था। 23,264 के आसपास इस वक्त हम देख रहे हैं निफ्टी 23,200-300 की रेंज में खुलने की कोशिश करता हुआ। लेकिन बिकवाली के सिलसिले की जहां मैं बात कर रही हूँ, सेंटिमेंट्स और लेवल्स की बात करें, कल 23,263 के लेवल्स तक हम नीचे गिरे थे। वहां से जब रिकवर हुए 23,350 तक भी आते हुए देखने को मिले, लेकिन मेजर इंडिसेस और ब्रॉडर मार्केट से
सेलिंग इंटेंसिफाई होती हुई देखने को मिली। चलिए हमारे साथ एक और एक्सपर्ट जुड़ी है, विमेन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल, शिवांगी शादा। उनका वेलकम करते हैं, उनसे पूछते हैं मार्केट को किस तरह से आज वो सेंस कर रही हैं। शिवांगी, गुड मॉर्निंग, थैंक्स फॉर योर टाइम। ओवरसोल्ड टेरिटरी में वैसे तो हम खड़े हैं, लेकिन कल के बाजार का आज रिपल इफेक्ट दिखेगा या फिर आज गैप अप नजर आएगा और वो सस्टेन होता दिखेगा? कैसे कर रही है मार्केट को सेंस और रेडार पे कौन से स्टॉक्स हैं? जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग मानसी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो हम देख रहे हैं कि मार्केट्स जो है कहीं ना कहीं एक लोअर जोन्स पे बाइंग जो है वो काफी वीक है और सस्टेन नहीं कर पा रही है, फॉलो अप नहीं है। तो इवन दो कल हम एक लॉन्ग लोअर शैडोज के साथ बंद हुए हैं, वो एक क्लियरली इंडिकेशन है कि यहाँ पे बेयर्स का डोमिनेंस अभी भी रहेगा। ग्लोबल मार्केट्स थोड़े बहुत स्टेबल होते हुए दिखे हैं, पर हमारी मार्केट्स जो है वहां पे कोई स्ट्रेंथ एज सच नहीं नजर आते हुए दिख रही है। थोड़े बहुत बाउंसेस देखने को मिल सकते हैं, बट ओवरऑल वीकनेस जो है वो कुछ सेशंस तक जारी रहेगा। अब हम मंथली एक्सपायरी के वीक में एंटर कर रहे हैं, तो वॉलेटिलिटी जरूर रहेगी ये पूरे हफ्ते में, और इंटरेस्टिंग रहेगा देखने को कि कितना रोल ओवर्स, क्या डेटा बन के आ रहा है। बट ओवरऑल अगर हम इमीडिएट लेवल्स की बात करें तो 23,250 एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा वॉच आउट करने के लिए। ये अगर टूटता है तो 23,000 तक की जगह बनते हुए दिखेगी। अपसाइड 23,500 एक हर्डल है, तो इन्हें ध्यान में रखते हुए हम ट्रेड कर सकते हैं। थोड़ा नेगेटिव बायस रहेगा। ऑल्दो आज अच्छे जो स्पेसिफिक स्टॉक्स है उसमें एक अच्छा एक्शन है। इंडियन होटल आप देख सकते हो एक फ्रेश हाइस पे है, एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देते हुए दिखा है, और कल के सेशन में एक अच्छी प्राइस वॉल्यूम सर्ज भी देखने को मिली है। लगातार इस हफ्ते से ये काफी अच्छा लग रहा है हमें, बुलिश है हम इस पे। जिस तरह से यहाँ पे लॉन्ग्स ऐड हो रहे हैं और लोग जो है रोल ओवर शुरू कर रहे हैं इस स्टॉक में, काफी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे 820 के टारगेट्स के लिए हमें खरीदारी की सलाह है 770 के एक स्टॉक के साथ। तो चलिए शिवांगी की ओपनिंग ट्रेड यहाँ पर इंडियन होटल्स पर नज़र हैं। लगातार इस स्टॉक में हम देख रहे हैं मोमेंटम भी और ब्रोकरेजेस की भी कुछ रिपोर्ट्स हैं जो कि पॉजिटिव यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन देखिए, जहाँ ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स की हम बात करें, भारतीय बाजार में जहाँ बड़े करेक्शंस नज़र आ रहे हैं, इन करेक्शंस के बाद बड़े ब्रोकरेज हाउसेस जो हैं वो इंडिया और इंडियन इकोनॉमी पर अपनी रिपोर्ट्स जारी कर रहे हैं। कल क्लोजिंग के दौरान भी गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट आई थी जिसका हम जिक्र कर रहे थे और आपको बता रहे थे कि ये सब जानना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि सेंटिमेंट ओवरऑल बड़े वेल्थ प्लेयर्स, बड़े ब्रोकरेज हाउसेस कैसे देख रहे हैं मार्केट का, ये आपको इससे पता चलेगा। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट बड़े ब्रोकरेज हाउसेस इंडिया स्ट्रैटेजी पर क्या कुछ कह रहे हैं, इसकी एक डीप डाइव रिसर्च वरुण ने की है। आइए उनसे समझते हैं। वरुण बताएं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो देखिए, ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस को अगर आप देखेंगे तो ये यही कह रहे हैं कि गिरावट में आपके पास खरीदारी का अच्छा मौका है, डरने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले HSBC को देखिए, ओवरवेट है इंडिया पे। इनका सेंसेक्स का 2025 का टारगेट 90,520 का है, यानी कि यहाँ से करीब 15% के आसपास का अपसाइड जो है वो यहाँ पे देख रहे हैं। इनका कहना है कि नो डाउट इंडिया में ग्रोथ थोड़ी बहुत कम हुई है, लेकिन अभी भी काफ़ी कंफर्टेबल लेवल पे है, और EPS ग्रोथ जो है वो आपको स्मॉल कैप मिड कैप्स में ज़्यादा देखने मिलेगी। 30% के आसपास ये मान के चल रहे हैं, और लार्ज कैप्स में जो है करीब 12% के आसपास की ग्रोथ ये मान के चल रहे हैं। सिटी सितंबर 2025 का निफ्टी का टारगेट जो है इनका 25,000 का है, और ये देख रहे हैं कि सेकेंड हाफ में जो पब्लिक केपेक्स है उसमें आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगी, और रूरल डिमांड जो है वो इनको थोड़ी बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही है। सीमेंट यहाँ पे इन्होंने अपग्रेड किया है न्यूट्रल से, अब ओवरवेट का कॉल जो है ये बेसिकली सीमेंट सेक्टर पे दे रहे हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल्स, टेलीकॉम, फार्मा यहाँ पे ओवरवेट है। अंडरवेट जो है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, IT और मेटल्स पे है। गोल्डमैन की रिपोर्ट जिसका आप जिक्र भी कर रही थी, यहाँ पे ये अनुमान लगा रहे हैं कि निफ्टी एंड ऑफ 2025 तक 27,000 के लेवल छुएगा, यानी कि नया लाइफ हाई जो है वो निफ्टी छूता हुआ आपको नजर आएगा। अर्निंग्स फोरकास्ट जो है करीब 13 से 16% के आसपास का अपसाइड जो है अर्निंग्स में ये यहाँ पे देख रहे हैं। हालांकि इनका कहना है कि थोड़े दिन तक शायद हो सकता है मार्केट कंसोलिडेट करे, लेकिन उसके बाद आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल सकती है। इसके अलावा CLSA, आपको याद होगा जैसे ही ट्रंप जीते थे उसके बाद CLSA की रिपोर्ट आई थी, और उन्होंने इंडिया पे जो अपना ओवरवेट स्टैंस है उसमें 20% के आसपास के ओवरवेट इंडिया जो थे वो ये हुए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मान रहे हैं कि जो ट्रेड वॉर होगा उससे चाइना को थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, लेकिन इसके लिए उन्होंने चाइना पे अपना वेटेज कम किया और इंडिया पे अपना वेटेज बढ़ाया है। तो काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउस, दिग्गज ब्रोकिंग हाउस जो है वो कह रहे हैं कि डरिएगा मत, नो डाउट थोड़ा बहुत स्लो डाउन है,
अर्निंग्स में स्लो डाउन है, लेकिन अभी भी कंफर्टेबल लेवल पे है और इन लेवल से भी उनको अपसाइड दिखता है। तो दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस का इंडिया पर टेक। थैंक यू वरुण, ये सारी की सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और अब इन ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर विस्तार से चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन वक्त है नवरत्न शेयर्स की सूची जानने का। शरद के साथ जुड़ते हैं, उनसे समझते हैं कौन से आज खबरों वाले शेयर्स। गुड मॉर्निंग शरद, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। सबसे पहले जो है प्रोटीन ईगॉफ पे फोकस रखेंगे। एनएसई इन्वेस्टमेंट कंप्लीट स्टेक सेल कर रही है 20% का ओएफएस के जरिए। जो प्राइसिंग है वो 1550 का जो है प्राइस आया है। फ्लो प्राइस 16% डिस्काउंट पे है। और याद रखिएगा ओएफएस जो है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए खुलेगा मंडे यानी कि नवंबर 25। तो स्टॉक में करेक्शन देखने मिल सकता है आज। टाटा पावर की बात करें तो एमओयू साइन कर दिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ और ये जो है आंकड़ा बड़ा है, $4.25 बिलियन का फाइनेंसिंग का है। एग्रोटेक फूड्स के बारे में बात करेंगे जो ईटी नाउ स्वदेश की एक्सक्लूसिव खबर है, जहाँ पे कंपनी ने एक्वायर किया था बेलमोंटे को और यहाँ पे आगे जाते हुए जो है बहुत सारे सिनर्जीज देखने मिल सकते हैं, स्पेशली एबिटा मार्जिन जहाँ पे डबल डिजिट का टारगेट है। चौथा स्टॉक विप्रो रहेगा। 3 दिसंबर को जो है बोनस इशू का रिकॉर्ड डेट सेट किया गया है। वही हमारा 5वां स्टॉक एफकॉम इंफ्रा, 1300 करोड़ का सिविल वर्क ऑर्डर आया है उत्तराखंड गवर्नमेंट से, स्टॉक के लिए पॉजिटिव है। बीएचईएल ईटी की रिपोर्ट्स आ रही है कि 9 गीगावाट का थर्मल प्रोजेक्ट्स को वो कमीशन कर सकते हैं। और इसके अलावा जो हमारा 7वां स्टॉक रहेगा एमजीएल रहेगा। उन्होंने सीएनजी प्राइस हाइक कर दिया, 2 रुपये प्रति केजी से बढ़ा के 77 रुपीज़ पर केजी कर दिया है। स्टॉक के लिए पॉजिटिव है कि हाल ही में स्टॉक में बड़ी करेक्शन आई थी एपीएम एलोकेशन जो होती है उसको घटने के कारण, तो आईजीएल एमजीएल को भी जो है नज़र में रखिएगा। एसजीवीएन की बात करें तो यहाँ पे एमओयू साइन किया राजस्थान गवर्नमेंट के साथ 7 गीगावाट के पम्प्ड स्टोरेज और सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए, सेंटिमेंटली पॉजिटिव है। और आखिरी स्टॉक हमारा बिग बोल्ड ब्रोकरेज इन्वेस्टेक की जो है रिपोर्ट आई है शोभा पे। यहाँ पे इनिशिएट बाय किया, टारगेट प्राइस रखा 2150 रुपीज़ का और ओवरऑल जो है वो कह रहे कि रिकवरी रेट प्ले है आरी साइकिल में, बट डिमांड और हायर रियलाइजेशंस बैंगलोर मार्केट में देखने मिली है और 18% प्री सेल्स कैगर का ग्रोथ अगले 3 साल में ये अनुमान बैठे हैं। तो ये 9 अहम स्टॉक्स है जहां पे आज एक्शन देख सकता है। ठीक है, शुक्रिया शरद। तो ये तमाम शेयर हैं, 9 के 9 शेयर हैं जहां पर आज आपकी नज़र होनी चाहिए और इन शेयरों में एक्शन देखने की आज उम्मीद है। अच्छा, मैं विवेक जी के पास जाऊंगा। विवेक जी, खुश तो बहुत होंगे आप, पेटीएम को लेकर टारगेट आ गया 1000 रुपए का, बर्नस्टीन ने टारगेट दिया और कलम ने अच्छी खासी तेजी भी देखी है। आपके टारगेट अब क्या बन रहे हैं और जो शेयर आपको बताने थे ना, थोड़ी देर से वेट कर रहा था मैं भी, वो बताइए कहां पर नजर रखनी चाहिए। तो आपने एकदम मतलब याद रखा है अभिषेक जी। इनफैक्ट अपनी बात 380 में हुई थी पेटीएम की, आपको अगर याद होगा तो 380 का आज ऑलमोस्ट 850 हो गया है। तो ऐसे डिस्क्लोजर उस रेंज में करीबन 380-400 में लिया हुआ मेरे पास पड़ा है अभी भी, और मुझे लगता है कि एक बार 1000 जाएगा तो प्रॉफिट बुक करूंगा मैं, ये ऐसे डिस्क्लोजर बोल देता हूँ। तो देखिए पॉजिटिव सेंटिमेंट वापस आ रहा है। पेटीएम बैंक्स जो रिस्ट्रिक्शंस आए थे वो वाला बैंक वापस आ गया है और इनफैक्ट मैंने तो डाउनलोड करके यूज करना भी चालू कर दिया है। तो मुझे लगता है कि 1000 तो तय है और हो सकता है कि 1000 के आजू बाजू मैं भी प्रॉफिट बुक करूं एक बार का, क्योंकि सारे पॉजिटिव्स ऑलरेडी आ चुके हैं। अब जो आप 2-3 कंपनीज बोल रहे थे, देखिए मैं एक लार्ज, एक मिड और एक स्मॉल की बात करता हूँ। पहले लार्ज में इंडसइंड बैंक काफी ऐसे कॉन्ट्रेरियन, देखिए पेटीएम भी मैं बहुत कॉन्ट्रेरियन था जिस समय मैंने रिकमेंडेशन दी थी, जब सब लोग सेल बोल रहे थे तब मैंने बाई किया था। आज इंडसइंड बैंक सबसे सस्ता प्राइवेट बैंक दिख रहा है। हाँ, दिक्कतें थी, स्मॉल लोन्स में प्रॉब्लम्स है, रिजल्ट्स खराब आए थे, सब कुछ मालूम है, ये तो कोई सीक्रेट बात नहीं है। लेकिन जो आज 1000 के नीचे है, मुझे लगता है कि ये 1200-1300 आपको अगले 1-8 साल के अंदर वापस दिखा देगा। पेटीएम भी करीबन 6-7 महीने हो गए लिए हुए, तो इंडसइंड बैंक लेना चाहिए आपको, यहाँ पे एटलीस्ट एक्यूमुलेशन करना चाहिए। बैंक कहीं नहीं जाने वाला है और आपको हो सकता है कि 1200-1300 मिल जाए, तो अच्छा खासा परसेंटेज वाइज एक लार्ज कैप में आपको रिटर्न मिल रहा है। दूसरा मिड लेवल का है, ये है पिरामल फार्मा। ये अब हमने बात की थी 150 में भी, ये बात की थी हमने 70 रुपए में भी, और हर समय मैं बाई रिकमेंडेशन दे रहा था। ये अभी 303 तक जाके, मतलब 300 के ऊपर जाके अब यहाँ पे करेक्शन आके नीचे आया हुआ है।
300 के ऊपर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक किया था मैंने भी, लेकिन लगता है कि ये वापस एक्यूमुलेशन जोन में आ गया। कंपनी सुपर्ब कर रही है, पिछले जो रिजल्ट्स दिखाए थे वो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, और ट्रम्प आने के बाद मैनेजमेंट का कमेंट्री मैंने पढ़ लिया है, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट अगेन। तो मुझे लगता है कि ये वापस आपको 280 से लेके 300 दिखा सकता है। अब तीसरा स्टॉक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा लेकिन है ताज का ही। अब सब लोग इंडियन होटल्स की बात कर रहे हैं, लेकिन एक कंपनी है ताज जीवीके होटल्स, आप उस पर थोड़ा सा नजर रखो। मुझे लगता है कि वैल्यूएशन वाइज बहुत ही सस्ता स्टॉक है ये आज के दिन कंपेयर टू एनी अदर होटल कंपनीज। ये भी करीबन 400 के ऊपर जाके आज मतलब 300 आके अब करेक्शन ऑलमोस्ट 100 रुपए का करेक्शन हुआ, अब ये 300 से वापस 340 तक आ गया है। हाँ, ये विवेक स्टॉक जी आपके पास ना सारे के सारे शेयर देखिए हमने नोटिस कर लिए, मार्केट खुलने का वक्त है, आपके पास हम फिर से लौट के आएंगे। इस बीच हमारे एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, दिवांग साहब। दिवांग जी गुड मॉर्निंग, फटाफट एक काम कीजिए, 30 सेकंड में बता दीजिए आपके शेयर्स कौन से हैं। वेरी गुड मॉर्निंग। फर्स्ट स्टॉक है अगर पावर ग्रिड का, पावर ग्रिड में देखा जाए अच्छा एक बेस बना है स्टॉक में, कल एक अच्छा मोमेंटम भी देगा, तो पावर ग्रिड खरीदने की सलाह है। स्टॉप लॉस रखना है 313, टारगेट है 344। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा फेडरल बैंक। फेडरल बैंक का ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखिए काफी पॉजिटिव है, हाई टॉप हाई रिटर्न स्ट्रक्चर में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। फेडरल बैंक खरीदने की सलाह है। 205 का यहाँ स्टॉप लॉस रखना है 220 के टारगेट के लिए। फेडरल बैंक और इसके अलावा पावर ग्रिड, ये दोनों शेयर कल भी रेकमेंड हुए, आज भी रेकमेंड हो रहे हैं और मोमेंटम बहुत ही स्ट्रांग है। कल तो पावर ग्रिड निफ्टी का टॉप गेनर भी था। बाजार खुलने में 20 सेकंड के आसपास समय रह गया है। पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत है। निफ्टी जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा था 80-90 अंकों पर, उतना ऊपर तो नहीं खुल रहा है, 62 अंक ऊपर खुल रहा है। और सेंसेक्स की बात करें तो 200 अंकों की तेजी पर शुरुआत होगी। आज को शेयर से जो आप फोकस में जरूर रखिएगा। एसबीआई को लेकर पॉजिटिव रिपोर्ट आई, एसबीआई फोकस में रहेगा। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने फिर से दाम बढ़ाए हैं, हालांकि दाम जितने बढ़ने चाहिए अभी उतने नहीं बढ़े हैं, बट ये अच्छे संकेत हैं दाम बढ़ाना। देखते हैं कि किस तरह का असर आता है। शुरुआत हो गई है बाजार की 23,400 के ऊपर, 50 अंकों की तेजी, 50 अंकों की कम की तेजी, धीरे धीरे तेजी देखिए घट रही है। अब जो तेजी रह गई सिर्फ 39 अंकों के आसपास की रह गई है। तो एक सदी हुई शुरुआत हम कहेंगे, 0.25% से भी कम की तेजी है निफ्टी में। और सेंसेक्स की बात करें तो करीब करीब 200 अंकों की तेजी पर शुरुआत हुई है। निफ्टी बैंक की स्थिति थोड़ी सी बेहतर आज दिख रही है। निफ्टी बैंक के करीब करीब 225 अंक ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है। कुछ शेयर्स जो सपोर्ट देने काम कर रहे हैं, कल रिलायंस की पिटाई हुई थी, रिलायंस की आज शुरुआत तो पॉजिटिव टेरिटरी में हुई है। रिपोर्ट्स भी ठीक आए, लेकिन कितना टिकेगा देखने वाली चीज़ होगी। बिल्कुल सपाट शुरुआत वैसे है। 250 अंक ऊपर निफ्टी बैंक की शुरुआत हुई है। अगर हम कुछ चढ़ने वाले अगर हम शेयरों की बात करें तो चूंकि क्रूड ऊपर जा रहा है और क्रूड का ऊपर जाना यानी कि जो अपस्ट्रीम जो कंपनीज होती हैं एक्सप्लोरेशन वाली, उनके लिए फायदा होता है। ओएनजीसी में 1% की तेजी पर शुरुआत हुई है। आईसीसी बैंक का शेयर करीब 1% ऊपर खुला है, कल भी थोड़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा था ये। आईटी में विप्रो कल भी चल रहा था, विप्रो में आज भी हम थोड़ी तेजी देख रहे हैं। एसबीआई की कल पिटाई हुई थी, लेकिन रिपोर्ट्स एसबीआई को लेकर अच्छी आई हैं। 1000 रुपए के ऊपर के टारगेट्स इसके लिए ब्रोकरेज सुझा रहे हैं। एसबीआई के शेयर की करीब 0.25% की तेजी पर शुरुआत हुई है। एनटीपीसी, टाटा कंज्यूमर, इन्फोसिस, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर आधे % के आसपास की मजबूती पर शुरुआत हुई है। लेकिन अडानी ग्रुप के जो शेयर्स हैं आज फिर से कमजोरी का शिकार हो रहे हैं। कल 23% गिरने के बाद अडानी एंटरप्राइजेज का जो शेयर है 3% वो कमजोर खुला है। और अडानी पोर्ट्स के शेयर की बात करें तो वहां पर भी हम देख रहे हैं कि 2.5% के आसपास की गिरावट पर शुरुआत हुई है। हालांकि आज एक चीज अच्छी है और वो है एडवांस डिक्लाइन का रेशियो। 1200 शेयर मजबूती वाले हैं और उसके मुकाबले आप देखिए 727 शेयर गिरावट के साथ कर रहे हैं कारोबार। इंडिया विक्स थोड़ा सा नरम जरूर पड़ा है, लेकिन अभी भी एलिवेटेड लेवल्स पर है। 15.5 के आसपास का इंडिया विक्स है। 2.25% की फिलहाल हम गिरावट दिख रहे हैं इंडिया विक्स में। एचडीएफसी लाइफ में ठीक ठाक बाइंग हो रही है, 1% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। लेकिन अगर हम कुछ और हम शेयरों की बात करें, आप देखिए अंबुजा सीमेंट में कल तेज गिरावट आई थी। आज शेयर थोड़ी सी रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है। 1% ही ऊपर ये शेयर है, लेकिन थोड़ा सा कॉशियस जरूर रहिएगा क्योंकि सेंटिमेंट वीक है अडानी ग्रुप स्टॉक्स को लेकर। अगर हम वायदा के शेयरों की बात करें तो उसमें इन्फो एज में करीब 3% की तेज़ी पर शुरुआत हुई है। मिड कैप आईटी में आप एम्फेसिस देखिए 1.5% ऊपर है। आईजीएल में 1.5% की तेज़ी पर शुरुआत हुई है। प्राइस हाइक जो की खबर आ रही है उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। और इंश्योरेंस में एचडीएफसी लाइफ में भी आज हम देख रहे हैं कि मजबूती है और इस वक्त निफ्टी का टॉप गेनर भी ये शेयर है, करीब 1.25% के आसपास की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। निफ्टी में 50 अंकों की ही गेंस हैं, मतलब ये बढ़ नहीं रहे हैं। दिक्कत की बात ये है, मतलब जिस तरह की स्ट्रेंथ आनी चाहिए और जो इंडिकेट कर भी रहे थे
गिफ्ट निफ्टी के लेवल्स उसके हिसाब से भी शुरुआत नहीं हुई। 23,400 के आसपास तो आ गया है। ठीक है, अगर स्थिरता भी आ जाती है और छोटे छोटे कदमों से भी 3-4 दिन की अगर बाजार में स्थिरता आ गई तो शायद ये एक बॉटम बनने की कंफर्मेशन कहीं ना कहीं मिलने के संकेत मिल जाएंगे। लेकिन शुक्रवार का दिन है और ये भी एक फैक्टर बाजार में ज़रूर काम करता है, जब ख़ास तौर से माहौल जब थोड़ा सा अनिश्चितता वाला हो, जब अस्थिरता वाला हो। निफ्टी का हीट में अब देखिए अडानी ग्रुप वाले शेयर्स ही आपको ज़्यादातर कमज़ोर दिखेंगे। अडानी पोर्ट, अडानी एंटरप्राइजेज में अब जो गिरावट है 4 से 4.5% के आसपास की हो गई है। अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को छोड़कर कोई भी शेयर आज लाल निशान में नहीं है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक भी लौट आया देखिए हरे निशान में, और ये सभी के सभी शेयर मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। करीब करीब जो तेजी है निफ्टी बैंक की, मतलब स्ट्रेंथ निफ्टी बैंक में ज़्यादा दिख रहा है, ये क्लियरली विजिबल है। 350 अंकों की मजबूती होगी ये निफ्टी बैंक में, और 50,700 के आसपास निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है। आईटी की बात करें, मिड कैप आईटी में आपको ज़्यादा एक्शन दिखेगा। एम्फेसिस, परसिस्टेंट, ओरेकल, फाइनेंशियल, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर 1% से ज़्यादा की तेज़ी है। और जो बड़े जो शेयर्स हैं इन्फोसिस, एससीएल, टेक महिंद्रा जैसे, वहां पर 1/4 से आधे % के आसपास की मजबूती है। मेटल में माहौल थोड़ा सा बटा हुआ है। आप देखेंगे जेएसपीएल, मोबाइल, रत्नामणि मेटल्स ये थोड़े कमजोरी के साइड पर ट्रेड कर रहे हैं। मिड कैप के शेयरों की बात करें, ऑयल इंडिया चूंकि अगेन एक एक्सप्लोरेशन कंपनी, यहाँ पर मजबूती आ रही है क्रूड में उछाल के चलते। गोदरेज प्रॉपर्टीज लगातार विस्तार कर रही है और इसका फायदा कंपनी को मिल रहा है। करीब 2% की तेजी पर आज शुरुआत हुई है। पीएनबी में आज 1.5% के आसपास की मजबूती है और पीएफसी, कैनरा बैंक भी 1.5% की तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। लेकिन वोडाफोन आइडिया चैलेंजेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं शेयर भाव के फ्रंट पर। अब 7 रुपए के नीचे का भी शेयर हो गया है। 1.5% के आसपास, 2% के आसपास की कमजोरी आज के सत्र में भी हम देख रहे हैं। तो कहाँ एक वक्त 18-19 रुपए के आसपास का भाव था, अभी भाव आ गया है 7 रुपए के भी नीचे। और रियल एस्टेट शेयरों का देखिए प्रदर्शन अच्छा है। शोभा में 4% की मजबूती पर आज शुरुआत हुई है। अगर हम पावर इक्विपमेंट वाले शेयरों की बात करें, वहां पर भी ठीक ठाक मूव है। एक्सप्लोरेशन वाली कंपनीज में आप देखिए एमआरपीएल चल रहा है। एनएलसी इंडिया में कल भी हमने अपने एक्सपर्ट्स की तरफ से 250 रुपए से ऊपर के टारगेट आते हुए देखे थे। आज इसमें मोमेंटम बना हुआ है, 3% के आसपास की तेजी पर शुरुआत हुई। और सुजलॉन में भी मूव आज हम ठीक ठाक देख रहे हैं। कुछ केमिकल वाले कंपनीज में भी देख रहे हैं कि तेजी का एक्शन है। बीएसई प्लेटफॉर्म वाले स्टॉक्स बाइंग हो रही थी, आज भी बीएसई में शुरुआत हुई है, 1.5% ऊपर हुई है। और इंडिया विक्स एक अच्छा इंडिकेटर बाजार के लिए हम कहेंगे, मतलब अगर आपको समझना हो ना और मूव को भांपना हो, इससे बढ़िया कोई इंडिकेटर नहीं है निश्चित तौर पर। 2% नीचे आज इंडिया विक्स जरूर है, लेकिन अभी भी 15 के ऊपर है। 15 की जब नीचे आ जाएगा तो ये जो बाजार की जो तेजी आप देखेंगे ना, थोड़ी सी और आप तेज रफ्तार से बढ़ते हुए देखेंगे। लेकिन निफ्टी थोड़ी सी रफ्तार बढ़ी है, 76 अंक ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है और निफ्टी बैंक है 350 अंक ऊपर। सीधे चलेंगे अपने एक्सपर्ट्स के पास और उनसे समझेंगे कि क्या है आपके लिए ओपनिंग के ट्रेड्स। शिवांगी, अच्छी बात तो यह है कि ऑन अ फ्राइडे सेशन जब बाजार खुले हैं तो ग्रीन पैटर्न इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहा है। ऑफ कोर्स ब्रॉडर मार्केट्स ने भी शुरुआत तो बेंचमार्क से कमजोर की थी, लेकिन वहां से अब मिड कैप में भी अच्छी मजबूती है और निफ्टी बैंक निफ्टी की तेजी तो हम देख ही रहे हैं। क्या सेंस कर रहे हैं मार्केट्स को, ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगी? जी बिल्कुल, ओपनिंग यही रहेगा कि अच्छी तरह से होल्ड कराए 24,400 के ऊपर, 23,400 के ऊपर, I beg your pardon। तो 23,400 एक इम्पोर्टेंट लेवल है, उसके ऊपर होल्ड करते हुए दिखेगा तो ही हमें यहाँ पे बाजार में एक अच्छी बाइंग स्टांस मिलेगी और अच्छे रिस्क रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे इन लेवल्स पे अच्छे करेक्शन फेज के बाद। तो यहाँ पे मेरा पसंदीदा पिक जो है वो है पावर ग्रिड पे। लोअर लेवल से काफी एक अच्छा बॉटम आउट स्ट्रक्चर होते हुए दिख रहा है और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि इस पूरे स्पेस में एक अच्छा बज मोमेंटम बना हुआ है। स्टॉक अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस से एग्जैक्टली ऊपर क्रॉस करते हुए दिख रहा है। और यहाँ पे अगर हम कल के सेशन में भी देखें तो अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग हुई थी, कम से कम 4.5% के शॉर्ट्स जो है वो कवर हुए थे। तो एक अच्छा एक मोमेंटम यहाँ पे है जो बनते हुए दिखेगा। 345 के टारगेट्स के लिए यहाँ पे खरीदारी करें 325 के एक स्टॉक के साथ। ग्रिड ओपनिंग ट्रेड इस वक्त शिवांगी की तरफ से 345 तक के टारगेट्स यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पर नजर आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 1% के अपटिव के साथ ही खुलता हुआ। लेकिन इस बीच एडवांस डिक्लाइन रेशियोज की अगर बात करें तो भी एडवांसेस का पलड़ा भारी है। बाजार खुलने के साथ ही 1400 to 400 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो था। बाजार के चलते चलते साथ में कह सकते हैं 1200 to 700 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो नजर आ रहा है इस वक्त। और क्लियरली जिस तरह से हम लगातार आपको बताते हैं कि बाजार खुलने के साथ एटलीस्ट 15-20 मिनट मार्केट को सेटल होने के लिए दीजिए, क्योंकि जो
जो दिशा है वो उसी के बाद समझ आएगी। अक्षय, कैसे देख रहे हैं मार्केट की इस ओपनिंग को आप? 23,400 के ऊपर खुले तो हैं हम, सवाल यह है कि क्या सस्टेन करेंगे? अक्षय, आपके ओपनिंग ट्रेड्स, ओके देवांग, आपके ओपनिंग ट्रेड्स और मार्केट पर आपकी स्ट्रैटेजी। मार्केट की जहां तक बात करें, डेफिनेटली आज हमने एक अच्छा अपसाइड देखा है, बट यहाँ पे एक है सस्टेनेबल यहाँ पे रह सकता है कि नहीं मार्केट, वो देखना जरूरी है। 23,600 फर्स्ट एक रेजिस्टेंस है, अगर वो ब्रेक करे तो 23,800 तक के जोन देखने मिल सकते हैं। ओपनिंग ट्रेड में यहाँ लगता है आईसीआईसीआई बैंक में ओवरऑल देखे चार्ट स्ट्रक्चर एक सपोर्ट लिया है स्टॉक ने, प्रीवियस जो सपोर्ट था वहां से अपसाइड रिज्यूम किया है, तो पॉसिबल स्टॉक यहाँ से और अपसाइड देखने मिल सकता है। 1310 1320 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। 1240 के स्टॉप लॉस यहाँ पे रखने की सलाह रहेगी आईसीआईसीआई बैंक में। ओके, इस वक्त अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक मार्केट को देखेंगे, हर सेक्टर में बारिंग मेटल हम देख रहे हैं मजबूती है, चाहे फिर फार्मा हो, एनर्जी हो, रियल एस्टेट सेक्टर लगातार मार्केट को संभालने का काम कर रहा है। एफएमसीजी, ऑटो स्पेस में भी अच्छी मजबूती और बाजार की तेजी जो है वो और ज़्यादा बढ़ती हुई। 23,500 के पार इस वक्त आप देखेंगे। निफ्टी मजबूती जो है वो और बढ़ती हुई, सेंसेक्स में 450 अंकों से ज़्यादा की तेजी नजर आ रही है और बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स के आप मूव्स 50,893 के स्तर पर ये ट्रेड करता हुआ। मिड कैप पर भी एक नज़र होनी चाहिए। विवेक, गुड मॉर्निंग। कल भी जब हम डिस्कशन कर रहे थे ओवर क्लोजिंग ट्रेड्स, कई सारे स्टॉक्स और आपने सिलेक्टिव बाइंग की स्ट्रैटेजी सुझाई थी। इस वक्त रियल एस्टेट पैक को अगर देखेंगे, अच्छी खासी मजबूती भी है और लगातार आपका भरोसा इस सेक्टर पर भी है। सिलेक्टिव बाइंग के तौर पर अगर देखें रियल एस्टेट और इसके इतर भी, इस वक्त मार्केट को कैसे देख रहे हैं आप? रियल एस्टेट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मानसी, और मुझे लगता है कि ओवरऑल जो डिमांड सिचुएशन है, सप्लाई भी काफी है लेकिन जो डिमांड सिचुएशन है वो काफी स्ट्रांग है, और अगले ये 3-4 साल तक ऐसे ही रहने वाला है। और आप अगर देख भी रहे हो, जैसे कल गोदरेज प्रॉपर्टीज ने एक लैंड खरीदा है, और आज के दिन ये सिचुएशन है कि आप कोई भी प्रोजेक्ट नया अनाउंस कर दो, विद इन फ्यू आवर्स और फ्यू डेज के अंदर वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट सेल आउट हो जाता है। तो रियल एस्टेट स्ट्रांग चलेगा लग रहा है, और अभी तो इंडिया में शुरुआत हुआ है रियल एस्टेट का, तो आई थिंक आपको तो बुलिश रहना ही चाहिए इस सेक्टर पे अभी। तो रियल एस्टेट में बुलिश नज़रिया ज़रूर है। कुछ समय पहले भी एक ब्रोकरेज हाउस का गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पे अपग्रेड आया है, उसके बारे में चर्चा ज़रूर करेंगे। पर इस बीच आप देखिए क्या ज़बरदस्त तेज़ी इंडेक्स लेवल पे आपको आती हुई दिख रही है, जहाँ पे सेंसेक्स में भी अच्छा उछाल है। निफ्टी बैंक में लगभग 500 अंकों की तेज़ी है। 50,844 लेवल्स जो हैं आपको स्पॉट लेवल्स पे दिखेंगे। देखते हैं कि 51 के दरवाजे खटखटाते हैं या नहीं और उसके ऊपर सस्टेन करते हैं या नहीं। पर इस बीच अगर निफ्टी 50 की भी बात करें तो 23,500 के ऊपर निकलता हुआ आपके लिए निफ्टी 50। इसमें देखें तो इंडिया विक्स का भी आज काफ़ी योगदान है, क्योंकि वहाँ पर अच्छा करेक्शन है, 3% की वहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट यही रहेगा कि हम इन लेवल्स को सस्टेन करते हैं या नहीं। शिवांगी, अभी तो कुछ ही मिनट हुए हैं ओपनिंग के बाद, बट जिस तरीके से पोजिशंस बिल्ड ऑन हो रही हैं, आपकी क्या रीडिंग है कि क्या हम ये 23,500 के लेवल्स को सस्टेन कर पाएंगे? शिवांगी, क्या व्यू रखती हैं आप इंडेक्स पे? जी बिल्कुल, यहाँ पे 23,500 पे काफी कॉल राइटर्स थे एंड काफी एक अच्छा उन्होंने पोजीशन बनाया हुआ था। अगर ये क्रॉस करके होल्ड कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो काफी एक अच्छा सस्टेनेबल बेस देखने को मिलेगा। हालांकि अभी शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल रहा है, पर 23,500 के ऊपर अगर होल्ड करते हुए सस्टेन करते हुए दिखता है तो हम नेक्स्ट 23,750 तक के लेवल देख सकते हैं। बाजार में हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल से बाइंग कल के सेशन में भी देखने को मिली थी, पर इंटेंसिटी कम थी। पर आज जिस तरह से बाइंग देखने को मिल रही है, तो काफी एक रिलीफ है काफी स्टॉक्स के लिए, और एक इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं बॉटम फिशिंग हुआ जा रहा है। तो एक बॉटम फिशिंग ज़रूर तलाश रहे हैं मार्केट के एक्सपर्ट्स। अब देखते हैं कि 23,500 सस्टेन होता है या नहीं। पर आज की इस तेज़ी में देखिए अच्छा योगदान हमने एसबीआई की तरफ से आता हुआ देखा, क्योंकि हम बता भी रहे थे कि जिस तरीके से जेफरीज की बेहद पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, 1,000 रुपये के टारगेट्स दे रहे हैं, यहाँ पर एक अच्छा एक्शन है। इसके अलावा कुछ सीमेंट काउंटर्स पे पिछले 3 दिनों से हम आपका नज़रिया बना रहे थे, जहाँ पर हमने आपके लिए रामको सीमेंट्स हाईलाइट किया था। उसके बाद कल भी हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स के रेडार पे सीमेंट कंपनीज थी, जिसमें ग्रासिम भी एक कॉल था। आज भी अगर देखेंगे
तो ये सभी काउंटर्स मजबूत हैं, जिसमें ग्रासिम वन ऑफ द टॉप गेनर्स है निफ्टी 50 में। इसके अलावा HDFC लाइफ भी आज अच्छा रिबाउंड किया है। कल हमारी एक एक्सक्लूसिव खबर ज़रूर थी कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को लेकर कुछ रेट रैशनलाइजेशन ज़रूर हो सकता है। एक पॉजिटिव मूव माना जाएगा दिसंबर में जो GST काउंसिल की मीट होगी, और आप देखिए आज ये कंपनीज रिएक्ट ज़रूर कर रही हैं। एक बार देवांग, आपसे लाइफ इंश्योरेंस काउंटर्स पर ही व्यू लेंगे, SBI लाइफ या और HDFC लाइफ, ये दोनों में से हालांकि पिटाई दोनों की ही हुई है, पर एक रीबाउंड अगर प्ले करना है तो कौन सा प्रेफर्ड पिक होगा? दोनों स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे कन्विंसिंग रहेगा HDFC लाइफ इंश्योरेंस, बिकॉज ओवरऑल स्ट्रक्चर देखिए अभी भी डेली चार्ट पे एक सपोर्ट के पास है, लॉन्ग टर्म एवरेज को स्टॉक ने सपोर्ट लिया, तो आई थिंक HDFC लाइफ में ये लेवल पे भी एंट्री की जा सकती है। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है 670 का, अपसाइड अराउंड 720 तक के जोन देखने मिल सकते हैं HDFC लाइफ। ठीक है, तो HDFC लाइफ 700 के भी लेवल्स दिखा सकता है, इसको आप नज़र में ज़रूर रखें। कई दिनों की गिरावट को जो है ये काउंटर अरेस्ट करते हुए आज ऊपर ज़रूर निकला है। इस बीच जो तेज़ी है और जो गेन्स हैं वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं निफ्टी 50 में, इसको ट्रैक ज़रूर करिएगा, क्योंकि जैसा कि शिवांगी हाईलाइट कर रही थी कि 23,500 पे कई सारे कॉल राइटर्स थे, तो अब उनकी पोजिशनिंग में क्या बदलाव होता है ये ट्रैक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और इस बीच एडवांस डिक्लाइन के जो रेशियोज़ हैं वो भी काफ़ी फेवरेबल हैं। आज बैंकिंग काउंटर्स तो बेहद मजबूत हैं ही, बट ऑटो के नाम कुछ चुनिंदा ही नाम जो है अब थोड़ा बहुत रीबाउंड दिखा रहे हैं। ऐसे में शिवांगी एक बार क्विकली आपसे टाटा मोटर्स पे चार्ट चेक लेना चाहूँगी। कई दिनों के बाद जो है एक थोड़ा सा डिसेंट मूव दिखाया है, कैसे देख रहे हैं आप इसको चार्ट्स पे? टाटा मोटर्स की अगर हम यहाँ बात करें तो कई महीनों से हमने इसमें देखा है कि 4 महीनों से कंसिस्टेंटली सेलिंग बनी हुई है। हालांकि थोड़े बहुत बाउंसेस देखने को मिल रहे हैं, पर इसका जो अपसाइड है वो अभी भी काफी कैप्ड नजर आ रहा है। तो मेरी यहाँ राय रहेगी कि टाटा मोटर्स पे हम थोड़ा वेट एंड वॉच करें। हालांकि पूरे ऑटो सेक्टर में हम थोड़े लाइट है, यहाँ पे हमारी राय रहेगी कि हम थोड़ा वेट एंड वॉच ही करें। आप देखो अगर बैटरी रिलेटेड स्टॉक्स भी है, एक्साइड वगैरह, वो भी काफी एक डाउन ट्रेंड में ही ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये पूरे स्पेस में हम थोड़े लाइट रहेंगे फॉर द नेक्स्ट 1 क्वार्टर। ठीक है, टाटा मोटर्स को लेकर ये व्यू 1.5% के आसपास की तेजी, लेकिन एक स्टॉक जिसमें कल भी अच्छा मूव था और आज हमने चर्चा भी की, पेटीएम के शेयर में आप देखिए आज फिर से 4% के आसपास की तेजी है और 875 रुपए के आसपास के भाव इसमें दिख रहे हैं। बर्नस्टीन की रिपोर्ट आई थी, 1000 रुपए के टारगेट बर्नस्टीन ने सुझाए थे और कल ये शेयर दौड़ा कमजोर बाजार में। आज उस जो कल की मूव थी उसको एक्सटेंड करने की भरपूर कोशिश कर रहा है। अभी भी हमारे साथ विवेक आरवा भी थे, उनसे हम चर्चा भी कर रहे थे शेयर पर और कमाल की रफ्तार दिखाई है। मुझे भी याद है विवेक जी कह रहे थे कि 380 के भाव पर था, तब मुझे भी थोड़ा सा लगा था कि अच्छा इस भाव पर पेटीएम, लेकिन अगर ईटीएन और स्वदेश पर जिन भी दर्शकों ने हमें देखा होगा और उस दिन सुना होगा, निश्चित तौर पर आज वो हमें थैंक यू भी बोल रहे होंगे। 872 रुपये पर पेटीएम फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। कुछ और शेयरों पर जरा चर्चा करते हैं। एक शेयर जिस पर व्यू चाहिए आपसे शिवांगी, वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज का, लगातार स्ट्रेंथ आ रही है। ये शेयर आपको कैसा लग रहा है और क्या टारगेट्स इसमें बन रहा है आपके हिसाब से? जी बिल्कुल, ये पूरे स्पेस की अगर हम बात करें, यहाँ पे एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होते हुए दिखा है पिछले 4-5 सेशन से, और गोदरेज प्रॉपर्टी ने एक अच्छा सपोर्ट बेस्ड बाइंग देखने को मिला है। यहाँ पे लगातार 4 सेशन से हम देख रहे हैं हायर टॉप्स भी बनते हुए दिख रहे हैं। मेरी यहाँ राय रहेगी कि हम 2800 के ऊपर अगर होल्ड करते हुए दिखते हैं तो यहाँ पे एक नेक्स्ट जो है 2900 तक के टारगेट्स यहाँ बनते हुए दिखेंगे। तो 2900 तक के लिए हम इसको प्ले आउट कर सकते हैं 2750 के एक सपोर्ट के साथ। 150 का स्टॉप लॉस, 2900 रुपए तक के टारगेट गोदरेज प्रॉपर्टीज के लिए। और आप रियल एस्टेट का इंडेक्स देखिए, 1% के अच्छे मूव आज हम इसमें देख रहे हैं। बाजार इस वक्त अगर हम निफ्टी की बात करें 180 अंक ऊपर है, अभी थोड़ी देर पहले 150 अंक था। तो जो जहां पर शुरुआत हुई 50 अंकों की तेजी पर शुरुआत हुई थी और वहां से अब जो रफ्तार है 15 मिनट में काफी तेज बढ़ी है। दिवांग, एक बार जरा उन दर्शकों के लिए एक बार निफ्टी को और निफ्टी बैंक के लेवल्स को रिविजिट करते हैं जिन्होंने अभी अभी मान लीजिए टीवी स्क्रीन खोला होगा और ये देख के अचंभित होंगे कि अच्छा 180 अंकों की तेजी
अब क्या करें? आपके हिसाब से अभी भी कंफर्ट है तेजी का, या फिर अब छोड़ दें जिनको नया ट्रेड करना है? पे अभी वेट करना चाहिए, बिकॉज जैसे हमने बात की 23,600 का अराउंड एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर वो लेवल ब्रेक करता है तो फिर एंट्री के लिए देखनी चाहिए। अराउंड 23,800 तक के जोन देखने मिल सकते हैं निफ्टी में। तो आई थिंक यहाँ पे वेट एंड वॉच करना चाहिए। यहाँ सपोर्ट की जहां तक बात करें, इमीडिएट सपोर्ट नाउ है निफ्टी के लिए 23,400। तो यहाँ पे बाय एंड डिप्स करे, अभी वेट करने की सलाह रहेगी ट्रेडर्स को। ठीक है, बाय ऑन डिप्स कीजिए, वेट करने की सलाह है, इसको राइड मत कीजिए। 23,500 के ऊपर तो निकल गया, 160 अंकों की तेजी हो गई, थोड़ी सी ज्यादा हो गई। मतलब क्यों चल रहा है? ऐसा कुछ स्पेशल तो आ नहीं गया, बस ये है कि हाँ, वैल्यूएशन वाले जो कंफर्ट थे, लोगों को लग रहा है काफ़ी ज़्यादा बीटन डाउन है और ओवरसोल्ड टेरिटरी में चला गया है, वो चीज़ें थोड़ी सी काम कर रही हैं। अदरवाइज कोई पुख्ता ऐसा संकेत नहीं आएंगे। थोड़ा सा कॉशियस भी रहना चाहिए इतनी बड़ी तेज़ी के बाद। हाँ, अब जो लोअर लेवल पर एंटर किए होंगे, ट्रेड लिए हुए तेज़ी का, उनको तो निश्चित तौर पर वो तो बल्ले बल्ले उनकी हो रही है। थोड़ी थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग भी करनी चाहिए अगर आपको मुनाफा हो रहा हो तो। लेकिन कुछ और शेयरों पर जरा व्यू लेते हैं। अच्छा, एक राय जरा ONGC पर चाहिए आपसे शिवांगी, क्योंकि क्रूड में लगातार हम उछाल देख रहे हैं और $74 के आसपास का ब्रेंट है, जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हैं। एक शॉर्ट टर्म हफ्ते 2 हफ्ते का क्या इसमें ट्रेड ले सकते हैं क्या ONGC में? टारगेट क्या होंगे आपके हिसाब से? जी, ONGC की अगर हम बात करें यहाँ पे अभिषेक, मेरी राय रहेगी कि हम अवॉइड करें। पिछले 4 महीनों से कंसिस्टेंटली यहाँ पे शॉर्ट बिल्टअप देखने को मिला है और यहाँ पे कोई साइंस ऑफ रिवर्सल्स तो नहीं देखने को मिल रही है। हालांकि 240 का एक सपोर्ट अच्छे से रिस्पेक्ट करते हुए दिखा है, पर मेरी राय रहेगी कि हम थोड़ा अवॉइड करें स्टॉक को, क्योंकि फॉलो अप एक्शन अपसाइड की तरह नहीं है। ठीक है, फॉलोअप एक्शन नहीं आ रहा है। निफ्टी बैंक को अगर आप देखेंगे तो निफ्टी बैंक के 12 में से 11 शेयर आज तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। और अगर हम आज लीडर्स की बात करें तो लीड कर रहा, अगेन आप देखिए, ICICI बैंक में स्ट्रेंथ ठीक ठाक है। अगर हम निफ्टी में, अगर हम पॉइंट वाइज अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इन दोनों बैंकों से ही ज़्यादा है पॉइंट के लिहाज से। ICICI बैंक का 18 पॉइंट है और HDFC बैंक का करीब करीब 12 पॉइंट के आसपास हम देख रहे हैं। एक व्यू आपसे जरा चाहिए दिवांग जी, भारतीय एयरटेल के शेयर पर खबरें आ रही हैं कि इन्होंने नोकिया को 5G और 4G के इक्विपमेंट के लिए बड़ा ऑर्डर दिया है। हालांकि शेयर हम ऊपरी स्तरों से देख रहे हैं, 100-125 रुपये नीचे आकर कारोबार कर रहा है। भारतीय एयरटेल आज फिर से हम इसमें थोड़ी तेजी बनते हुए शुरुआती देख रहे हैं, लेकिन क्या संकेत आपको मिल रहे हैं? क्या एक ट्रेड ले सकते हैं इसमें लॉन्ग साइड का? भारतीय एयरटेल की बात करें तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर के डेली चार्ट पे थे कि स्टॉक अभी भी लोअर टॉप लोअर बॉटम स्ट्रक्चर में, अभी इस तरीके की कोई स्ट्रेंथ अभी देखने नहीं मिल रहा है स्टॉक में। तो आई थिंक यहाँ पे वेट कीजिए। अगर स्टॉक 1550 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर एंट्री के लिए देखिए, अदरवाइज अभी अवॉइड की सलाह रहेगी। जहां तक इमीडिएट सपोर्ट की बात करें, 1500 का सपोर्ट है स्टॉक के लिए, तो अभी वेट एंड वॉच कीजिए भारतीय एयरटेल में। करने की राय इस वक्त भारतीय एयरटेल पर मिलती हुई दिख रही है, लेकिन मार्केट में अगर हीट मैप को देखेंगे तो तस्वीर काफ़ी अच्छी और मजबूत नज़र आएगी, क्योंकि बाजार में कह सकते हैं निफ्टी के 47 शेयर्स 50 में से अच्छी खासी मजबूती दिखाते हुए। कुछ चुनिंदा प्लेयर्स हैं जो कि अब भी लैग कर रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स में अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, PSU बैंक स्पेस की अगर बात करें, वो 2% के अपमूव और टॉप सेक्टोरल गेनर कह सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी मजबूती जो है वो जारी है, तो क्लियरली अच्छी खासी तेजी के बीच हम कामकाज करते हुए मिड कैप और स्मॉल कैप पर भी ध्यान रखें। शुरुआत में हमने नहीं देखा कि मिड कैप स्मॉल कैप लार्जर इंडेक्सेस की तरह आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं मिड कैप में भी तेजी जो है वो बिल्कुल बरकरार है। इनफैक्ट 85% मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स ट्रेड्स जो हैं वो ग्रीन में नजर आ रहे हैं। तो अच्छी मजबूती के बीच गोदरेज प्रॉपर्टीज, जिसका अभी हमने जिक्र किया, ये लगातार 5वां सेशन है, जबकि गोदरेज प्रॉपर्टीज में अच्छी खासी मजबूती है और ऑफकोर्स 200 डीमा लेवल को सरपास करता हुआ ये स्टॉक। इसके अलावा इन्फो एज भी अगर देखेंगे, डाउनवर्ड स्लोपिंग रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट दिखाता हुआ 50 डीमा लेवल को ये सरपास कर रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आपको कई सारे इस बाजार में दिख रहे हैं। अब लेकर आए PFC REC, क्योंकि ये दोनों स्टॉक्स हैं जो कि मिड कैप में अच्छी खासी मजबूती के बीच ट्रेड करते हुए लगातार PFC REC, कल के सत्र में ये स्टॉक्स नहीं चले थे, लेकिन आज एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई है बर्नस्टीन की, और बर्नस्टीन कंस्ट्रक्टिव है दोनों शेयरों को लेकर।
स्टेट रन पावर फाइनेंसिंग कंपनी करीब 4% की तेजी शिवांगी पीएफसी में, 2.5% की तेजी आरईसी में। अब लेवल्स की अगर बात करें, ऑलमोस्ट 653 के लेवल्स हैं जो कि आरईसी में एंटिसिपेट किए जा रहे हैं और पीएफसी 620 तक जाता हुआ नजर आता है। आपकी राय टेक्निकली इन चार्ट्स पर क्या होगी? दोनों ही स्टॉक्स काफी वॉलेटाइल रहते हैं, हाई बीटा काउंटर्स है, तो यहाँ पे जरूर हम आज एक पुल बैक मूव देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पे ये देखना होगा कि कितना सस्टेन है। कल के हायर लेवल्स यानी कि अगर हम पीएफसी की बात करें तो 470 का जो जोन है वो अभी भी क्रॉस नहीं होते हुए दिखा है, हालांकि काफी करीब है हम उसके। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहेगा कि ये कल के हाई के लेवल्स के ऊपर क्रॉस करे, अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के लेवल के ऊपर होल्ड करते हुए दिखे, तभी हमें यहाँ पे बाय ट्रेड करना है। पर याद रखिए वॉलेटाइल है, तो स्टॉप लॉसेस जरूर मेंटेन करें और इंट्राडे स्विंग्स को ही प्ले आउट करने की कोशिश करें। कॉशियस रहना है, लेकिन लेवल्स पर बिल्कुल नज़र रखी जाए। ये राय पीएफसी आरईसी दोनों चार्ट्स पर। हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, फार्मा स्पेस की अगर बात करें, अच्छी मजबूती और अच्छे खासे लेवल्स। लेबोरेटरी स्टॉक्स में खास करके अच्छी तेजी। दिवांग डिविज लेबोरेटरीज कल मार्केट कोलैप्स में भी स्ट्रांग मूव दिखा रहा था, आज के सत्र में भी अच्छी खासी तेजी के बीच ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ 1.25% की मजबूती, 6042 के लेवल्स। डिविस लेवल की बात करें, डेफिनेटली चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। डेली चार्ट स्टॉक ने अगर डेली चार्ट की बात करें तो स्टॉक में अभी भी एक मोमेंटम देखने मिला है, काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस बना है। तो आई थिंक अभी भी 6200 6250 तक के जोन देखने मिल सकते हैं डिविस लेबोरेटरी में। जहां तक सपोर्ट की बात करें, अराउंड 5900 का सपोर्ट है, स्टॉप लॉस के साथ एंट्री की जा सकती है डिविस लेबोरेटरी में। इसके साथ एंट्री पॉइंट्स और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होते हुए डिविस लेबोरेटरीज में इस वक्त नजर आ रहे हैं। निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी की कुछ चुनिंदा कंपनियों पर नजर डालनी चाहिए, क्योंकि जहां बाजार में हर तरफ हम देख रहे हैं आज मोमेंटम बिल्टअप होता हुआ दिख रहा है, इस स्पेस में भी अच्छा खासा एक्शन है और चुनिंदा प्लेयर्स हैं जो कि आपको अच्छे खासे रिटर्न्स दे जाएंगे। नौकरी इन्फो एज में करीब 5% की तेजी है। मैक्रोटेक डेवलपर्स अच्छी मजबूती के बीच कामकाज करते हुए। बैंक ऑफ बड़ौदा करीब 3% की तेजी यहाँ पर भी नजर आएगी। पंजाब नेशनल बैंक में भी करीब 3% की मजबूती क्लियरली यहाँ पर देखने को मिल रही है। बैंकिंग प्लेयर्स में अगर देखेंगे, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, ये सारे के सारे काउंटर्स हैं। शिवांगी, एक राय आपसे जानना चाहेंगे, बैंकिंग स्पेस को किस तरह से देख रही हैं? और मेजॉरिटी बैंक्स में इनफैक्ट फेडरल बैंक का जिक्र लगातार होता है क्योंकि वन साइड अप मूव या स्ट्रॉन्ग सेटअप वहां नजर आता है। आपका टेक और आपके स्टॉक्स कौन से हैं बैंकिंग प्लेस में? बिल्कुल मांझी, बैंकिंग स्पेस में अगर हम यहाँ बात करें तो फोकस पहले हमारा था हैवी वेट बैंकिंग स्पेस में, पर अब वहां भी हमने देखा है कि अच्छी गिरावट देखने को मिली है। फेडरल बैंक की आपने जैसे चर्चा की, वो एक रेजिलेंट स्टॉक है, बट यहाँ पे फिर भी अपसाइड थोड़ा कैप्ट नजर आ रहा है। एक इम्पोर्टेंट 215 तक का हर्डल है, वो इम्पोर्टेंट है वॉच आउट करने के लिए। तो यहाँ तक का स्विंग हम प्ले आउट कर सकते हैं। बैंक स्टॉक्स पर ये राय आपके लिए मिलती हुई। ब्रेकआउट स्टॉक्स की कैटेगरी में एक और स्टॉक है नैल्को, जहां पर अच्छी खासी तेजी के बीच। हेलो जी जी शिवांगी, आप कुछ कह रही हैं? जी नहीं, ओके। नैल्को का हम जिक्र कर रहे थे, कल हमने देखा अच्छी मजबूती के बीच ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ 258 के लेवल्स क्या यहाँ से नज़र आ सकते हैं? ये बड़ा सवाल है क्योंकि मजबूती के साइंस क्लियरली देखने को मिल रहे हैं। एक बार एक क्विक चेक दिव्यांग आपसे जानना चाहेंगे, 251 252 के स्तर पर ये खड़ा है, ऑलमोस्ट 2% के मूव्स हैं। यहाँ से 258 260 तक के स्तर क्या नज़र आते हैं? तो डेफिनेटली स्टॉक काफी एक अच्छा ट्रेंड में है। बाजार में इतनी गिरावट के बावजूद स्टॉक ने अपने एक सस्टेन रहा, एक अच्छा अपसाइड मूव देखने मिला है। तो आई थिंक अभी भी पॉसिबल है कि इसमें और अपसाइड देखने मिल सकता है। 260 265 तक के जोन देखने मिल सकते हैं। 245 का सपोर्ट है, तो वो स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक में बने रह सकते हैं या न्यू एंट्री भी की जा सकती है। कह सकते हैं। पर इस बीच देखिए, आप निफ्टी के टॉप गेनर्स की लिस्ट में अपोलो हॉस्पिटल्स है, और अगर आपको याद हो तो कल हमने एक और हॉस्पिटल काउंटर पे चर्चा की थी, वो था फोर्टिस हेल्थ केयर, और उसके स्टॉक प्राइस को मार्क करते हुए हमने एक्सपर्ट से सीधा सवाल किया था कि क्या अब इस पूरे स्पेस में फिलहाल जो लीडर है अपोलो हॉस्पिटल, उसमें मूव आना बाकी है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से थोड़े बहुत रिकवरी के साइन और रिबाउंड के साइन जरूर दे रहा था। एक बार देवांग आपसे समझना चाहेंगे, अपोलो हॉस्पिटल्स आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि कल भी एक गिरते बाजार में भी एक अच्छी मजबूती को होल्ड किया, आज फिर से 1.5% से ज्यादा की तेजी है। क्या यहाँ पे और भी तेजी की उम्मीद करें और कोई फ्रेश ट्रेड सुझाएंगे आप?
अपोलो हॉस्पिटल की बात है, डेफिनेटली आफ्टर करेक्शन स्टॉक ने एक सपोर्ट लिया, कल एक बुलिश कैंडल रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है, तो आई थिंक एंट्री की जा सकती है। 6700 का सपोर्ट स्टॉप लॉस रखने की सलाह रहेगी। अपसाइड अराउंड 7200 7300 तक के जोन देखने मिल सकते हैं अपोलो हॉस्पिटल में। तो अपोलो हॉस्पिटल्स जो है 7000 और उसके ऊपर के जो लेवल्स हैं वो ज़रूर देखे जा सकते हैं। इस काउंटर पर आप नज़र ज़रूर रखिएगा। पर देवांग, इस पूरे बैंकिंग स्पेस में आज देखिए जितने भी सरकारी बैंक्स हैं जिनकी कल एक अच्छी धुलाई हो गई थी, उनमें एक रिबाउंड तो आया ही है, पर इस पूरे स्पेस में से मैं एक बार ICICI बैंक भी हाईलाइट करना चाहूँगी अपने व्यूअर्स के लिए, क्योंकि देखिए मार्केट्स काफ़ी वॉलेटाइल रहे, काफ़ी गिरावट का शिकार हुए, पर टेक्निकली भी इस चार्ट ने अपना स्ट्रक्चर नहीं बिगाड़ा। साथ ही अगर हम पिछले 3 महीने का चार्ट देखेंगे तो आपको ये देखने को ज़रूर मिलेगा कि ये स्टॉक कहीं ना कहीं अपने की सपोर्ट लेवल्स को सपोर्ट करते हुए, रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर की तरफ चल रहा है। देवांग, आपकी क्या रीडिंग है? ICICI बैंक में अभी फिर से 1250 के ऊपर निकला है ये काउंटर। क्या बैंकिंग पूरे सेक्टर में एक स्ट्रॉन्ग प्ले मानते हैं आप इसको, और लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे इसके लिए? तो जैसे ICICI बैंक की हमने बाजार ओपनिंग में भी एक बात की कि ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, बेस बना है स्टॉक ने, प्रीवियस जो सपोर्ट था स्टॉक ने वही एक रिस्पेक्ट करके वापस अपसाइड रिज्यूम किया, तो हमें लगता है 1310 1320 तक के जोन देखने मिल सकते हैं। 1240 का सपोर्ट है, तो स्टॉप लॉस से स्टॉक में एंट्री की जा सकती है ICICI बैंक। ठीक है, तो ICICI बैंक एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप इसमें एंट्री ज़रूर ले सकते हैं। पर आज फिर से एक बार फिर से सीमेंट काउंटर्स को जिसमें मार्क ही करना चाहूँगी, क्योंकि अल्ट्राटेक सीमेंट जो देखिए आप अब निफ्टी के टॉप गेनर्स में आ चुका है। इसके साथ ग्रासिम तो कल भी एक अच्छा मूव देखने को मिला, आज फिर से एक उसमें अच्छी तेज़ी है। कल जहाँ तक मुझे याद है आई थिंक किरण जानी की पिक थी ग्रासिम, जिसमें कि एक अच्छा एक्शन हमने देखा, और अवनी की कॉल रही रैमको सीमेंट्स जिसमें काफ़ी अच्छा मूव हमने ट्रैक किया। आप देखिए ये सभी काउंटर्स में एक अच्छी मजबूती है, पर एक इस पूरे स्पेस का लीडर देवांग, एक बार क्विकली आप अल्ट्राटेक सीमेंट पे अपनी राय दे पाएँ तो कैसे देख रहे हैं आप इसको, क्योंकि कल के हाई को क्रॉस करने की तैयारी में है ये काउंटर। क्या लेवल्स यहाँ पर ध्यान में रखें? अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें तो स्टॉक एक 11,200 का एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो आई थिंक ये वेट करना चाहिए, ये लेवल के ऊपर एक बार जाए फिर उसमें एंट्री के लिए देखना चाहिए। सपोर्ट की जहां तक बात करें 10,700 सपोर्ट है स्टॉक के लिए, तो आई थिंक वेट एंड वॉच करना चाहिए। 11,200 के ऊपर अगर स्टॉक जाता है फिर इसमें एंट्री के लिए देखना चाहिए अल्ट्राटेक सीमेंट में। ठीक है, अल्ट्राटेक में 1.25% के आसपास की मजबूती, 11,000 के ऊपर जाकर ये शेयर कारोबार कर रहा है। बाजार के एक बार फिर से देखिए कन्विक्शन का भाव है ना, वो ऊपरी स्तरों पर दिखेगा आपको। जब थोड़े से तेजी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी तो 180 अंक ऊपर था निफ्टी, अब जो बढ़त रह गई है 117 अंकों के आसपास की रह गई है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो हालांकि वहाँ पर तेज़ी बरकरार है, 450 अंक ऊपर है निफ्टी बैंक, तो एक हल्का सा डाइवर्जेंस हमें ज़रूर दिख रहा है निफ्टी और निफ्टी बैंक के बीच में। हालांकि एडवांस डिक्लाइन रेशियो वो इंटैक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1550 शेयर मजबूत हैं और 700 शेयर आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। मिड कैप में भी आज माहौल ठीक है, हालांकि कल हमने लोअर लेवल से रिकवरी अच्छी देखी थी। आज अगर हम निफ्टी बैंक से तुलना करेंगे तो उतनी तेजी नहीं है। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स लेकर आइए, आधे % से भी कम की तेजी वहां पर होगी। हालांकि कुछ शेयर्स हैं जहां पर आज हम तेज उछाल देख रहे हैं, खासतौर से एनर्जी बास्केट में अगर आप देखेंगे तो पावर वाली कंपनीज, पावर फाइनेंस वाली कंपनीज, और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि रिफाइनिंग वाली कंपनीज में आज तेज़ी बन रही है। MRPL, चेन्नई पेट्रो, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 4 से 5% के आसपास की तेज़ी पर शुरुआत आज हुई है और ठीक ठाक मोमेंटम बिल्ड होता हुआ दिख रहा है। एक राय आपसे शिवांगी चाहेंगे, MRPL और चेन्नई पेट्रो, क्या कोई ट्रेड आपको बनता हुआ दिख रहा है दोनों शेयरों में? अच्छा ठीक है, शिवांगी हमारे साथ नहीं है। दिवांग, आप बता पाएंगे? आई थिंक MRPL की बात करें तो स्टॉक अभी भी जो स्ट्रक्चर है अभी इतना स्ट्रांग दिख नहीं रहा है। ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वीक स्ट्रक्चर है, डेफिनेटली सपोर्ट के पास है, बट आई थिंक यहाँ पे अवॉइड करने की सलाह रहेगी। अपसाइड अराउंड कैप्ट है अराउंड 162 का जो जोन है वो एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, जब तक इसके ऊपर नहीं जाता तब तक आई थिंक अवॉइड की सलाह रहेगी स्टॉक में। ठीक है, अवॉइड कीजिए आप इसको। सरकारी बैंकों में क्या कोई मौका बन रहा है? क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि चूंकि बैंकिंग में
तेज़ी अच्छी खासी है। निफ्टी बैंक भी 450 अंकों पर है। केनरा बैंक और पीएनबी ये दोनों के दोनों शेयर 2-2.5% के आसपास की मजबूती पर कारोबार कर रहे हैं। देवांग जी, अगर चुनना हो केनरा बैंक और पीएनबी में से, तो क्या केनरा बैंक एक बेहतर ट्रेड हो सकता है? तो बात करें पीएसयू बैंक में, उसमें कैनरा बैंक की बात करें, डेफिनेटली आज हमने एक अपसाइड देखा है, बट अभी इतना कन्विंसिंग हमें लग नहीं रहा है कि एक बाउंस देखने मिल सकता है। तो आई थिंक प्राइवेट सेक्टर बैंक, जैसे हमने आईसीआईसीआई बैंक की बात की, वो ज्यादा कन्विंसिंग लग रहा है कंपेयर टू कैनरा बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक पे फोकस करने की सलाह रहेगी स्टॉक्स पर से। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक पर ही फोकस करने की सलाह है। स्मॉल कैप शेयरों की बात करें तो NIIT लिमिटेड, ये शेयर आ गया है फिर से अपने 52 हफ्ते की ऊंचाई के आसपास। 207 रुपए का इसका हाई है, 200 रुपए के ऊपर जाकर ये कारोबार कर रहा है और आज शुरुआत काफ़ी स्ट्रांग हुई है। फिलहाल 202 रुपए के आसपास का भाव है। NIIT लिमिटेड, इसके बारे में जरा आप व्यू दीजिए देवांग। क्या ट्रैक करते हैं आप शेयर को, क्या कहते हैं चार्ट्स इसके? डेफिनेटली एनआईटी लिमिटेड की बात करें तो काफी अच्छा स्ट्रक्चर है। स्टॉक में एक अच्छा, आज हमने एक अच्छा अपसाइड देखने मिला है, तो यहाँ पे लगता है ये कंटिन्यू रह सकता है। 190 का सपोर्ट है, तो ये लेवल पे थोड़ा बहुत करेक्शन हो तो उसमें भी आप अक्यूमुलेट कीजिए। 190 का स्टॉप लॉस रखने की रखिए। अपसाइड अराउंड 220 225 तक के जोन देखने मिल सकते हैं एनआईटी लिमिटेड में। ठीक है, NIIT लिमिटेड को लेकर ये व्यू। स्मॉल कैप में हैं शेयर्स, हम देख रहे हैं कि NIIT में 7% के आसपास की तेज़ी है। अरविंद स्मार्ट स्पेसिस में 6% के आसपास के मूव हैं। इसके अलावा एक शेयर काफ़ी दिनों के बाद मैं इस तरह का मूव देख रहा हूँ, QSR स्पेस में स्पेशलिटी रेस्टोरेंट 4% के आसपास की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स और CCL प्रोडक्ट, ये दोनों शेयर आप जरा देवांग एक साथ चेक कीजिएगा, क्योंकि जहाँ पर मौके हो रहे हैं, बन रहे हैं, जहाँ दिख रहे हैं वही तलाश करते हैं। आप बताइए, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट या फिर CCL प्रोडक्ट ट्रेड के लिहाज से कुछ खरीदना है? सो आई थिंक CCL प्रोडक्ट की बात करें तो CCL प्रोडक्ट काफी अच्छा स्ट्रक्चर है। स्टॉक में ब्रेकआउट भी देखने मिला है, तो CCL प्रोडक्ट पे देख सकते हैं। 790 795 तक के जोन देखने मिल सकते हैं। 730 का सपोर्ट है, तो इस स्टॉप लॉस से CCL प्रोडक्ट में हम एंट्री के लिए देख सकते हैं। ओके, तो चलिए ये राय इस वक्त CCL प्रोडक्ट्स पर हमें मिलती हुई दिख रही है। लेकिन इस बीच अगर देखें, आज सुबह वरुण एक इंटरेस्टिंग रिसर्च लेकर आए थे। वो थे मेजर ब्रोकरेजेस जो हैं उनका इंडिया पर आउटलुक क्या है, और ओवरऑल स्टांस यही बन रहा था कि भारतीय बाजार के लिए लॉन्ग टर्म अंडरटोन जो है वो काफ़ी बुलिश देखने को मिल रहा है। देखिए, HSBC की रिपोर्ट जो है, उनका ये कहना है कि भारतीय बाजार पर ओवरवेट रेटिंग तो वो बरकरार रख ही रहे हैं। सेंसेक्स पर उन्होंने 2025 के अंत तक का एक नज़रिया दिया, जहां 90,520 तक के लक्ष्य सेंसेक्स पर वो एंटिसिपेट करके चल रहे हैं। ग्रोथ में ऑफकोर्स धीमापन है, रफ्तार धीमी है, लेकिन स्थिति जो है वो बेहतर ही उन्हें नजर आ रही है। और स्मॉल और मिड कैप में 30% ग्रोथ की गुंजाइश, लार्ज कैप्स में 12% की ग्रोथ की गुंजाइश यहाँ पर। ठीक इसी तरह का स्टांस सिटी पर था, और इन्होंने निफ्टी पर अपना आउटलुक दिया और लक्ष्य बताएं 2025 तक के लिए। तो सितंबर 2025 तक उनका ये मानना था कि 25,000 के लेवल्स जो हैं वो बरकरार रह सकते हैं, और निफ्टी में करीब 7% की मजबूती जो है आगे देखने को मिलेगी। दूसरी छमाही में सरकारी कैपेक्स में रिकवरी की संभावना है। तो सेंटिमेंट्स जो है ओवरऑल बड़े ब्रोकरेजेस जो हैं वो भारतीय बाजार के लिए पॉजिटिव ही बनाकर चल रहे हैं। इसमें कुछ चुनिंदा सेक्टर्स की भी उन्होंने बात की, कुछ चुनिंदा सेक्टर्स का भी जिक्र उन्होंने किया, जैसे कि सीमेंट शेयरों पर उन्होंने रेटिंग अपनी बढ़ाकर ओवरवेट की। सीमेंट का लगातार हम जिक्र भी कर रहे हैं। फाइनेंशियल, टेलीकॉम, फार्मा पर भी ओवरवेट रहे, और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और IT और मेटल्स पर उन्होंने अंडरवेट की रेटिंग दी। तो ये रही सिटी की रिपोर्ट। और गोल्डमैन सैक्स की अगर बात करें और CLSA की बात करें तो उनका भी ये मानना है कि लंबी अवधि के लिए भारतीय बाजार के संकेत जो है बेहतरीन नजर आ रहे हैं, लेकिन छोटी अवधि के लिए शॉर्ट टर्म में भारतीय बाजार पर न्यूट्रल रहना चाहिए। और साथ ही CLSA में क्लियरली उनका भी ये कहना था कि अक्टूबर में ही जिस तरह के सेंटिमेंट्स नजर आए थे, वहां से हो सकता है पहले 2 क्वार्टर्स जो हैं वो कमजोर हो, लेकिन आने वाले दिनों में सेंटिमेंट्स जो है वो ठीक होते हुए दिखेंगे। सेकेंड हाफ जो है वो बेहतर नजर आ सकता है।
ध्वनि हमारे साथ जुड़ी थी, उन्होंने अपनी ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बताई थी। वो ऑप्शन की स्ट्रैटेजी भी हम आपके टीवी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि बाजार में जो भी सेंटिमेंट्स नज़र आ रहे हैं उसमें कैश मार्केट में एफएनओ स्पेस में लगातार हमसे आपसे बातचीत करते हैं और उस पर एक्सपर्ट्स की राय भी लेते हैं, लेकिन ऑप्शन की दमदार स्ट्रैटेजी भी आपके लिए लगातार हम लेकर आते हैं। फेडरल बैंक 210 की कॉल खरीदने की राय उन्होंने दी। लक्ष्य यहाँ पर 7 का, स्टॉप लॉस ₹2.5 का लगाकर चलने की बात उन्होंने कही थी। तो ये ऑप्शन की रणनीति अधिकतम मुनाफा अगर इसे प्रैक्टिस करते 15,000 का, अधिकतम नुकसान जो है 7,500 का। फेडरल बैंक आज हम देख रहे हैं कमजोरी नजर आ रही है, लेकिन वन ऑफ द प्लेयर्स जो कि स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है बैंकिंग प्लेस में, लगातार हमारे एक्सपर्ट्स के भी रेडार पर हैं। तो चलिए, ये तो बाजार की बात हुई, लेकिन आपको बता दें कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद बिटकॉइन में हम लगातार देख रहे हैं कि तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। 24 घंटों में बिटकॉइन में करीब 4% की तेजी दर्ज हो गई है और अब इसने करीब $1 लाख को छूने की तरफ कदम भी बढ़ा लिया है। इंटरेस्टिंग है ये, और बिटकॉइन में अगर एंटर भी करना है तो सबसे पहले तो एडवाइस यही है कि सोच समझकर रिसर्च करने के बाद यहाँ पर एंटर करें। लेकिन ये जो इंटरेस्टिंग रिसर्च है, जो तूफानी तेजी है, इस पर कुछ डिटेल्स हमारे सहयोगी शरद लेकर आए हैं। आइए उनसे जानते हैं। शरद, बताएं। जी बिल्कुल, बिटकॉइन की रैली जो है वो एक तरफा देखने मिली। एक तरफ सारे एसेट क्लासेस ले लीजिए, दूसरे साइड अगर बिटकॉइन ले लीजिए तो देखेंगे बिटकॉइन भागे जा रहा है। $1 लाख का जो मार्क है ऑलमोस्ट छूने वाला है। $99,000 को टच कर चुका है। और याद रखिए, इस साल बिटकॉइन मोर देन डबल हो ऑलरेडी चुका है। क्रिप्टो मार्केट की बात करें ओवरऑल तो लगभग 4% बढ़ा है पिछले 24 घंटे में। उसका जो ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन आ रहा है वो लगभग $3.26 ट्रिलियन आ रहा है। आंकड़े बढ़े हैं। और पिछले 3 महीने में देखें, जो पूरा रनअप हो रहा था इलेक्शंस का और उसके बाद यूएस में, यहाँ पे देखें तो बिटकॉइन 60% ग्रो किया है, इथेरियम भी 20%, और एक और क्रिप्टो करेंसी है जिसका नाम है सोलाना, जहाँ पे 66% का ग्रोथ देखने मिला है। लेकिन क्या रीज़न है इसके, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। सबसे पहला है कि रिसेंटली ट्रम्प की जो कंपनी है वो बकेट को जो है अक्वायर कर सकती है, और बकेट एक बड़ा क्रिप्टो ट्रेडिंग फर्म है। बकेट जो है उसका ओनरशिप देखा जाए तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ओन करते हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज द्वारा आर्म के साथ। इसका मतलब इंस्टीट्यूशंस हुए, यहाँ पे रिकॉग्निशंस हो रही है। और ओवरऑल जो सारा कैंपेन चला था यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का, उसमें ट्रम्प बहुत वोकल थे डिजिटल करेंसी के अडॉप्शन को लेके। इसके अलावा याद रखिए, जब इंस्टीट्यूशंस आते हैं तो जो स्पॉट बिटकॉइन ETFs होते हैं उसमें भी बड़े भारी भरकम इन्फ्लोज देखने मिल रहे हैं। तो उसके कारण जो है बिटकॉइन में एक अच्छी तेज़ी देखने मिल रही है। ओवरऑल जो है, अगर अलग अलग एसेट क्लासेस भी लें, अगर हम कंपेयर करें इस साल, अगर डॉलर रिटर्न को बेस बनाते हैं, तब देखेंगे बिटकॉइन ने जो इन्वेस्टर्स को 130% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वही इंटरनेशनल गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस की बात करें तो 28 से लेके 31% तक का जो है रिटर्न्स जो है इन्वेस्टर्स को देखने मिला। और अगर हम उसी को निफ्टी की कंपैरिजन करें डॉलर टर्म में तो सिर्फ 6% का रिटर्न देखने मिला है। तो एक नया एसेट क्लास है, नया जो है ग्रोथ मोमेंटम देखने मिल रहा है। लेकिन याद रखिए, जो अब इंडियन इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पे अभी भी टैक्सेशंस हैं, रेगुलेटरी इश्यूज़ है, और ओवरऑल जो है देखा जाए तो टैक्सेशंस और रेगुलेटरी इश्यूज़ के कारण वॉल्यूम्स भारत से अभी भी कम है बिटकॉइन स्पेस में। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होगा कि आगे जाते हुए हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ का क्या पोजीशन रहता है डिजिटल करेंसीज और बिटकॉइन को लेके, क्योंकि ये एसेट क्लास जो है एक साइड तो बूम कर ही रहा है। शुक्रिया शरद, ये हाईलाइट करने के लिए कि बिटकॉइन में क्या कुछ अभी फ़िलहाल फैक्टर्स देखने को मिल रहे हैं, क्या ज़बरदस्त तेज़ी जो है हमने यहाँ पर आते हुए देखी है। पर इस बीच अगर हम देखें तो लगातार रुपए की गिरावट जो है हम नोटिस कर रहे हैं और वो थमने का नाम नहीं ले रही है। अब अगर हम देखें तो $1 का भाव लगभग ₹84.5 के आसपास जो है आते हुए दिखा है। ऐसे में कई सारे सेक्टर्स पर जो है इसका प्रभाव ज़रूर पड़ता है, कुछ एक्सपोर्ट रिलेटेड कंपनीज हो जाए या फिर IT पर इसका एक इम्पैक्ट ज़रूर रहता है। पर बड़ा सवाल ये है कि क्यों बढ़ रही है ये गिरावट। आइए इसको विस्तार से समझते हैं और ये बताने के लिए हमारे सहयोगी विश्व मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विश्व मोहन, देखिए, सबसे पहले जो अगर इस गिरावट की वजह तो यही है कि FIIs की लगातार बिकवाली चल रही है। कल भी $600 मिलियन की बिकवाली FIIs की तरफ से घरेलू बाजार में हुई, वो सबसे बड़ी वजह है। डॉलर दूसरी तरफ देखें तो लगातार मजबूत हो रहा है। डॉलर इंडेक्स 107 के ऊपर जा चुका है, 1 साल से ज़्यादा के ऊपरी स्तरों पर है। रूस और यूक्रेन लगातार वहाँ पर तनाव बना हुआ है, मिसाइल अटैक एक दूसरे पर हो रहे हैं। US और UK के सपोर्ट से यूक्रेन ने लगातार दूसरी बार लॉन्ग रेंज मिसाइल से अटैक किया रसिया पे। रसिया ने भी
फिर से कल काफ़ी फायरिंग रसिया की तरफ से की गई है यूक्रेन पर, तो ये सारे फैक्टर्स डॉलर को सपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही यूएस फेड की तरफ से संकेत दिए गए हैं कि आगे वो दरों में कटौती में स्लो डाउन लेकर आएंगे, यानी दरों में कटौती की संभावनाएं अब धीरे धीरे काफ़ी कम होती जा रही है। दिसंबर में ब्याज दरों में कटौती की संभावना सिर्फ 50% रह गई है, जबकि पिछले महीने तक अगर आप देखें तो ये 80% से ज़्यादा थी। तो यहाँ पे कटौती कम होगी तो पूरा सपोर्ट डॉलर को मिल रहा है, और डॉलर को इससे भी आगे नई सरकार, जब ट्रंप की सरकार आएगी तो डॉलर को ही सपोर्ट करेंगे। तो इस वजह से भी बाकी करेंसी, सिर्फ इंडिया की करेंसी नहीं, बाकी इमर्जिंग मार्केट की करेंसी, एशिया की करेंसी भी कमज़ोर दिख रही है, और यही वजह है कि लगातार रुपया रिकॉर्ड निचले स्तरों पर है। हालांकि आरबीआई के हस्तक्षेप से उस तरह की गिरावट नहीं दिख रही है, लेकिन अभी भी जो माहौल है वो रुपया के फेवर में नहीं है, और जानकारों को लगता है कि थोड़ी और नरमी आगे रुपए में आ सकती है। ये नरमी तभी थमेगी जब एफआईआईज की घरेलू इक्विटी मार्केट में बिकवाली थमेगी, तो थोड़े बहुत सपोर्ट यहाँ पर लोअर लेवल पर आ सकते हैं। तो एफआईआईज की बिकवाली थोड़ी सी थमे, और उम्मीद है कि यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट जो है रुपए को आते हुए दिखे, पर फिलहाल तो देखिए एक गिरावट का ही दौर जारी है, और ऐसे में आईटी कंपनीज़ के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर ज़रूर बन जाता है। और हाल फिलहाल हम देख ही रहे हैं कि इस मार्केट की करेक्शन में आईटी इतना पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विश्व मोहन, ये पूरी डिटेल्स हमारे सामने रखने के लिए कि जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे क्या कुछ डेवलपमेंट्स हैं और उसका असर क्या बन रहा है रुपए पे। इस बीच अगर आप देखें तो बाजार अपने आप को होल्ड करने में कायम है। हाल फिलहाल थोड़ी सी वॉलेटिलिटी ज़रूर आई है, पर निफ्टी फिर से अब 100 अंकों से ज़्यादा की बढ़त दिखा रहा है, और निफ्टी बैंक भी एक हल्का सा डिप इसने ज़रूर लिया था, पर फिर से अब 400 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी दिखा रहा है। देवांग, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहूँगी, क्योंकि कुछ ही समय पहले हमने अपोलो हॉस्पिटल्स पर भी आपसे राय ली थी, और धीरे धीरे करके आप देखिए फिलहाल डे हाई पे आता हुआ ये स्टॉक, और 2.5% की मजबूती जो है इस काउंटर में आती हुई दिखी है। देवांग, 7,000 के ही लेवल्स हैं ना, या फिर इस मूवमेंट के बाद कोई आप अपने टारगेट्स रिवाइज करेंगे? जैसे हमने बात की 7,000 का लेवल ब्रेक करे तो 7,200 7,300 तक के जोन भी देखने मिल सकते हैं, तो स्टॉक में बने रहे। स्टॉप लॉस को ना रिवाइज करे से 6,800 का स्टॉप लॉस आप यहाँ पे रखना चाहिए अपोलो हॉस्पिटल में। रिवाइज कर सकते हैं 6,800 का यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और साथ ही 7,000 के इमीडिएट टारगेट्स वो क्रॉस करे तो 7,200, फिर 7,300, ये क्लियर लेवल्स देवांग की तरफ से आते हुए चलिए देखते हैं कि और कितना बिल्ड ऑन करता है। पर इसके अलावा जैसा कि हम आईटी पैक की बात कर ही रहे थे, इस बीच में देख पा रही हूँ कि टेक महिंद्रा एक अच्छी मजबूती के साथ ऊपर आ रहा है, यहाँ पे 0.25% की तेज़ी है। एक बार देवांग क्विकली आपसे इस पे भी राय लेना चाहेंगे, टेकएम कैसा दिख रहा है चार्ट्स पे? वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग काउंटर्स रहा है, साथ ही अर्निंग्स का भी इस बार अच्छा सपोर्ट आते हुए देखा हमने। आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अपने प्रीवियस हाई इसको क्रॉस करने की कोशिश में है ये देवांग? 1750 था इसका प्रीवियस हाई, क्या अब इसके पार निकल सकता है ये? महिंद्रा की बात डेफिनेटली स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, लगता है कि ये भी क्रॉस जो प्रीवियस हाई है वो भी क्रॉस कर सकता है टेक महिंद्रा। उसके बाद अगर प्रीवियस हाई क्रॉस करते तो अराउंड 1800 तक के लेवल्स भी स्टॉक में देखने मिल सकते हैं। 1700 का नाउ सपोर्ट है स्टॉक के लिए, तो इस स्टॉप लिस्ट से स्टॉक में एंट्री की जा सकती है। टेक महिंद्रा हल्का सा वेट एंड वॉच ज़रूर करें अपनी फ्रेश एंट्री के लिए, पर जी हाँ, स्टॉक में एक अच्छा मूवमेंट आ जाते हुए देखने को हमें मिला है। पर ये तो हाल रहा इक्विटी मार्केट्स का, पर